हेलो फ्रेंड्स, ISPCS स्टडी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज मैं आपको वैज्ञानिक परिदृश्य से पढ़ाने वाला हूँ। साइंस एंड टेक के जो संबंधित करंट अफेयर्स हैं, पिछले 1 सालों के हम लोग करंट अफेयर्स को कंप्लीट करेंगे, जिसमें डिफेंस टेक्नोलॉजी और पर्यावरण के करंट अफेयर्स भी सम्मिलित होंगे। तो ये वाला जो टॉपिक है, इसके बाद सीधे यूपी और बिहार स्पेशल होगा एक क्लास। उसके बाद पूरा बड़े वाले जितने करंट अफेयर्स हैं वो खत्म हो जाएंगे इस मैगजीन के। घटना चक्र की आई दृष्टि की ये मैगजीन है। और इसके बाद जो है हम लोग संक्षिप्त किया और खेल को नोट्स के माध्यम से, क्योंकि सब कुछ तो उसमें इंपॉर्टेंट है नहीं, जो इंपॉर्टेंट होगा उसको मैं नोट्स के माध्यम से कंप्लीट करा दूंगा। परसों आपकी क्लास कंप्लीट हो जाएगी पूरी मैगजीन की। तो वैज्ञानिक परिदृश्य की ये पूरी क्लास है। इसमें हमको पढ़ना है वैज्ञानिक परिदृश्य। तो सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि पिछले साल में क्वेश्चंस कैसे पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में। PYQ 5 सालों के दौरान जो है साइंस एंड टेक, डिफेंस टेक्नोलॉजी और इन्वायरमेंट संबंधित जो करंट डेटा है, करंट से सवाल है, वो कैसे पूछे गए हैं। पहले उसके प्रश्नों के नेचर को समझते हैं। तो आप देखो 2023 का क्वेश्चन है ये कि फरवरी 2023 तक, इसमें तो अमृत भारत स्टेशन के लिए पूछा गया है। ये वाला देखो आप, कौन सा mRNA वैक्सीन है जिसका उपयोग कोविड-19 संक्रमण के विरुद्ध किया गया। यानी कि 2023 के पेपर में आपको सीधा सवाल था कि कौन सा ऐसा वैक्सीन है जो mRNA जो वैक्सीन है जिसका कोविड-19 के संक्रमण के विरुद्ध लड़ाई में इसका इस्तेमाल हुआ। तो मॉडर्ना जो है ये वैक्सीन थी। पिछले साल का जो है ये करंट अफेयर का एक क्वेश्चन था। इसके बाद क्वेश्चन है ये कि किस स्थान पे विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO परंपरागत औषधि का वैश्विक केंद्र स्थापित करने जा रहा है। सीधे जगह का नाम पूछा हुआ है। यानी फैक्चुअल डेटा हमें पढ़ना है। फैक्चुअल डेटा को ध्यान देना है कि किस चीज़ पे क्या एस्टेब्लिश हो रही है। ठीक है। इसके बाद आता है इंडिया क्लाइमेट चेंज नॉलेज पोर्टल का शुभारंभ किस महीने में हुआ। महीना भी यानी तारीख पूछा हुआ है। ठीक है। अब आता है ये देखो स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन है, नेट जीरो गोल पे पूछ रहा है सवाल। ठीक है। तो नेट जीरो गोल पे यानी कि जो पढ़ना है हमें अच्छे से डिटेल में सारी चीज़ों को ध्यान देना है। इसके बाद अगर आप देखो तो एक डिफेंस का क्वेश्चन है। डिफेंस एक्सरसाइजेज जो होती रहती हैं तो हम लोग पढ़ेंगे। अच्छा प्रौद्योगिकी जो है वो जितने भी साल भर के डिफेंस एक्सरसाइजेज न्यूज़ में रही हैं हमें पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे देखो कटलास एक्सप्रेस पूछा हुआ है नौसेना का, जो कि मैक्सिमम लोग उसको जानते भी नहीं, मतलब यूजुअली उसको इग्नोर कर देते हैं, और वही सवाल पूछा हुआ है। तो हमें हर चीज़ों को ध्यान से देना है पढ़ के। इसके बाद आपको देखो तो ग्लोबल वैक्सीन सम्मेलन की मेज़बानी किसने की। ये 4 जून 2020 का क्वेश्चन है। ये इसमें 2021 का क्वेश्चन है। ये 4 जून 2020 को किसने ग्लोबल वैक्सीन सम्मेलन की मेज़बानी की। सीधे जगह देश का नाम पूछा हुआ है। ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, आपको ध्यान देना है। इसके बाद आप देखो तो भारत सरकार रक्षा मंत्रालय द्वारा अगस्त 2020 में सार्थक निम्न में से क्या है। सार्थक तो एक बम है या गश्ती जहाज है, रॉकेट लॉन्चर है या लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, ऑप्शन दिया हुआ। यानी फैक्चुअल डेटा हमें पढ़ना पड़ेगा ज़्यादा से ज़्यादा। इसमें सवाल पूछने के नेचर यही है। निधि स्टार्टअप पूछा हुआ है, जो खासकर साइंस एंड टेक में कुछ भी नई इनिशिएटिव्स ले आते हैं या इन्वायरमेंट सेक्टर में, तो नई इनिशिएटिव पहल होंगी या कुछ योजनाएँ होंगी तो वो आपको ध्यान देना होता है। उसमें स्टेटमेंट वाइज सवाल पूछा जाता है। ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान देनी है। इसके बाद हम लोग आते हैं कि आप देखो कि जुलाई 2020 में कौन सा मंगल मिशन का प्रक्षेपण करने वाला पहला अरब राष्ट्र हुआ। ठीक है। 2020 का क्वेश्चन है ये। अरब राष्ट्र कौन सा है जिसने मंगल मिशन का प्रक्षेपण किया। यानी कोई भी जो मिशन होगा ना, खासकर हम लोग पढ़ेंगे खगोलीय गतिविधियाँ जो होती हैं उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। तो आपको ध्यान देना है, फैक्चुअल डेटा ही पूछेगा। ठीक है। ज़्यादा डीप में जाएगा नहीं, फैक्चुअल डेटा सीधे आप देख रहे होंगे फैक्चुअल डेटा ही पूछ रहा है। यहाँ पे अटल नवोन्मेष मिशन भी देख रहे हो, नीति आयोग की पहल है, तो ये भी पूछा हुआ है, साइंस एंड टेक से ही है। इसके साथ ही अगर आप देखो तो जून 2018 में निपाह वायरस बीमारी के प्रकोप के कारण कौन सा राज्य चर्चा में था। सीधे जगह का नाम पूछा हुआ है। यानी फैक्चुअल डेटा यहाँ भी पूछा हुआ है। आप प्रश्नों के नेचर को समझ पा रहे होंगे। सीधे सवाल पूछ रहा है जो वो एकदम फैक्चुअल पूछ रहा है। जैसे ये आप देखो, ये लास्ट क्वेश्चन है 2018 का क्वेश्चन है जो साइंस एंड टेक से पूछा गया करंट अफेयर से, कि अमेरिकी पत्रिका साइंस द्वारा 26 जुलाई 2018 को रिपोर्ट जारी की गई जिसके अनुसार एक विशाल भूमिगत झील का पता किस ग्रह पर चला। खगोलीय गतिविधियाँ बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं और यहाँ पे कुछ नए आविष्कार, नए खोज होते हैं, पूछा जाता है। मंगल ग्रह पे पता चला। ठीक है। तो इस तरह से सवाल पूछे जा रहे हैं पिछले 5 वर्षों के दौरान। तो ऐसे में हमारी जो पूरी क्लास होगी उसमें भी हम लोग फैक्चुअल डेटा पे ही ज़्यादा फोकस करेंगे जहाँ से सवाल पूछे जा रहे हैं। कुछ नए इनिशिएटिव्स होंगे, नए पहल होंगे, वहाँ पर हम लोग थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है। डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि वहाँ से सवाल स्टेटमेंट में आ रहे हैं। बाकी जो कोई घटना हो रही है, बाकी कोई जो भी एक चीज़ें हो रही है, उसमें हम लोग जगह, प्लेस, डेट को हमें खासकर इंपॉर्टेंस देना पड़ेगा। रक्षा एक्सरसाइज किससे किसके बीच में हो रही है, ये सभी चीज़ों को हम लोग देखेंगे। तो प्रश्न देखने से हमें प्रश्न पूछने की प्रकृति का पता चल गया। अब हम लोग शुरुआत करते हैं अपनी क्लास की।
अपडेटेड जो खगोलीय गतिविधियां हैं, तो चंद्रयान 4 मिशन को मंजूरी दी गई है। ठीक है, प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने, मैंने आपको टेलीग्राम पे शेयर भी किया था जिस दिन ये सारी चीज़ें हुई थी, तो चंद्रयान 4 मिशन को मंजूरी दी गई है। इसमें होगा क्या कि जो लैंडिंग सफलतापूर्वक चंद्रयान पर हो जाए, चंद्रमा पर हो जाए, उसके बाद पृथ्वी पर वापस आने में जो भी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होगी उसका विकास और प्रदर्शन किया जाएगा इस मिशन के तहत। चंद्रमा 4 मिशन है ये, ध्यान देना, चंद्रमा 4 मिशन है ये। ठीक है, साथ ही जो है इसमें पूरे चंद्रमा से सैंपल को हम लोग एकत्रित करेंगे और पृथ्वी पर लाकर उसका एनालिसिस भी करेंगे। ठीक है, इसका टोटल जो अंतरिक्ष यान होगा उसका विकास और प्रक्षेपण ये किसके ऊपर दायित्व होगा, तो ये इसरो के ऊपर इसका दायित्व होगा। ठीक है, ये जान देना है। एक जो है टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन मिशन होगा चंद्रयान 4। टोटल व्यय जो है आपका 2104 करोड़ रुपये अनुमानित है। 36 महीनों के अंदर जो है इसको पूरा मिशन को प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन की पहली इकाई को स्वीकृति दी गई है केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा गगनयान कार्यक्रम के दायरे के विस्तार के माध्यम से। ठीक है, कौन से कार्यक्रम का विस्तार किया गया है, गगनयान, जिसमें थ्रू जो है अंतरिक्ष स्टेशन का पहला मॉड्यूल का विकास किया जाएगा और 2028 का जो है इसका प्रक्षेपण होगा, 2028 में पहला मॉड्यूल का। ठीक है, और इसको ऑपरेशनल कब तक बना देना है, तो हमें 2035 तक का हमें जो है लक्ष्य रखा गया है कि 2035 तक हम लोग 2028 में प्रक्षेपण होगा, उसके बाद 2035 तक हम इसको ऑपरेट करना शुरू कर देंगे। ठीक है, ये बातें यहाँ पे की गई हैं। ये भारतीय जो अंतरिक्ष स्टेशन होगा एक स्पेस बेस्ड फैसिलिटी बनाई जाएगी, अंतरिक्ष आधारित सुविधा होगी जो माइक्रो ग्रेविटी और भारतीय जो वैज्ञानिक अनुसंधान और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट की गतिविधियों को प्रोत्साहन देगी। 2040 तक भारत जो है वो क्या करना चाहता है, तो भारत जो है मानव युक्त चंद्र मिशन भेजने की तैयारी कर रहा है, उसका लक्ष्य निर्धारित किया गया है। तो आपको ध्यान देना है, बड़ा इंपॉर्टेंट बात है ये कि 2040 तक हम लोग चंद्रमा पर मानव युक्त चंद्र मिशन की भेजने की तैयारी का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। स्टेटमेंट में सवाल सीधे सीधे या फैक्चुअल डेटा पे भी सवाल बन सकता है यहाँ पे। अब आता है वीनस ऑर्बिटर मिशन। तो मोदी जी की अध्यक्षता में ही जो है मंत्रिमंडल ने, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वीनस ऑर्बिटर मिशन की स्वीकृति दी है। तो पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह कौन सा है, तो आपका शुक्र है। इसी पे जो है वैज्ञानिक अन्वेषण के लिए लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, तो वहाँ पे एटमॉस्फेयर क्या है, जो वायुमंडल की संरचना क्या है, पूरी भूविज्ञान क्या है, सारी चीज़ों का यहाँ पे साइंटिफिक डेटा सैंपल एकत्रित करके एनालिसिस किया जाएगा, शोध होगा। इसरो इसके लिए कार्य करेगा। और प्रक्षेपण कब तक करना है, तो 2028 तक करना है। ठीक है, टोटल आप खर्च जानते होंगे 1236 करोड़ रुपये है। सूर्य ग्रह पे जो है प्रमुख वैश्विक मिशन, जैसे आरओ के एग्जाम्स में कुछ इंपॉर्टेंट जो है ये जो डेटा पूछ लेता है फैक्चुअल कि कैसे ये किस ग्रह पे ये मिशन किस देश से संबंधित था। ठीक है, तो ऐसे मान लो कि सवाल बना हुआ है, बहुत सारे क्वेश्चंस बने हुए हैं तो बन सकते हैं। तो मैरिनर जो मिशन है वो अमेरिकी मिशन था, पहला था, सफल मिशन था। मैगलेन भी जो था वो नासा का था। वीनस एक्सप्रेस भी था, यूरोपियन था। इसके बाद डाविन की ये जो है अभी प्रस्तावित है 2030 में नासा का, और वेरिटास भी जो है ये भी नासा का ही भविष्य में होगा। इस पर जो है बहुत सारे रेडियो साइंस, टोपोग्राफी, स्पेक्ट्रोग्राफी, सारी चीज़ों का अध्ययन करने के लिए मिशन होगा। तो अगली पीढ़ी का उपग्रह प्रक्षेपण यान मंत्रिमंडल ने जो है इसकी मंजूरी दी है विकास को। तो न्यू जनरेशन लॉन्च व्हीकल NGLV के मंजूरी दी है उसके विकास को। ठीक है, तो इसरो का जो LVM-3 प्रक्षेपण यान है उसकी जो पेलोड कैपेसिटी है उसकी तुलना में जो NGLV होगा वो 3 गुना होगा। ठीक है, ये 3 गुना होगा और एक रीयूजेबल होगा, यानी बार बार उसको आप लोग यूज भी कर सकते हैं। कम लागत में अंतरिक्ष तक पहुंच को सुनिश्चित बनाएगा और लो अर्थ ऑर्बिट जो है उसमें 30 टन तक के भार को यहाँ पे इस्टेब्लिश कर देगा। ठीक है, तो ये बातें यहाँ पे हैं। अभी आप देखो तो भारत जो है 10 टन का जो वजनी उपग्रह होता है उसको लो अर्थ ऑर्बिट में सफलतापूर्वक प्रक्षेपित करने में भारत जो है सफल हो चुका है। ठीक, तो अभी आपको ध्यान देना है कि वर्तमान में अगर जो कार्यशील जो प्रक्षेपण यान है PSLV आप सुनते होंगे, GSLV भी सुनते होंगे, LVM भी सुनते होंगे, SSLV भी होता होगा, आप जानते ही होंगे। इसमें नाम बराबर ये न्यूज़ों में रहते हैं, कोई ना कोई प्रक्षेपण होता रहता है। तो अभी एक नया न्यू जनरेशन का व्हीकल होगा, लॉन्च व्हीकल जो है वो कौन सा होगा, NGLV होगा। ठीक है, जो कि 3 गुना कैपेसिटी होगी LVM-3 से। तो ये रीयूजेबल होगा, इसको ध्यान देना है। पोलारिस डॉन मिशन है, ये कैनेडी स्पेस सेंटर से पोलारिस डॉन मिशन को प्रक्षेपण हुआ है। स्पेस एक्स का जो है स्पेस एक्स के फॉल्कन 9 रॉकेट से 4 सदस्यीय जो नागरिक दल थे वो अंतरिक्ष में इनको भेजा गया था पोलारिस डॉन मिशन के थ्रू, जो 4 सदस्य थे। तो इसमें ध्यान देना आपको, जेरेस इसाकमैन, स्क्रॉट फोर्टिस, सराह गिलिस और अन्ना मेनन।
तो ये 4 जो है अंतरिक्ष यात्री गए थे, पृथ्वी की कक्षा में चक्कर लगाया पोलिस डॉन मिशन की तरह और इसके बाद वापस आ गए। तो ये जो अंतरिक्ष यात्री थे वो पूछ सकता है सवाल कि पहली व्यावसायिक स्पेस वॉक जो है किस मिशन के थ्रू की गई। ठीक है, तो पहली जो व्यावसायिक कमर्शियल स्पेस वॉक थी वो आपका पोलारिस डॉन मिशन के थ्रू की गई थी। एक तरह से अगर गैर पेशेवर अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा पहला स्पेस वॉक था। ठीक है, और सबसे अगर ध्यान देना इसमें एक फैक्ट और भी कि जो अंतरिक्ष यात्री थे उन्होंने पृथ्वी की कक्षा में मैक्सिमम जो है ऊंचाई प्राप्त की थी। ठीक है, तो ये बातें हैं। अच्छा, पोलारिस जो नाम है वो किस पर रखा गया है, तो पोलारिस डॉन मिशन जो है ध्यान देना है एक तारामंडल है उसके नाम पे रखा गया है, नॉर्थ स्टार के नाम से इसको जानते हैं। ठीक, तो ये चीज़ है। अब इसी मिशन के दौरान जो एक साराह गिलीज थे, साराह गिलीज यहाँ पे आप देखते होंगे तीसरा नंबर के जो आपके जो एस्ट्रोनॉट गए हुए हैं साराह गिलीज, तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने एक जो है वायलिन पर स्टार वॉर्स एक द फोर्स एवेंकस एक फिल्म है उसका गीत है रेज थीम, इसकी धूम बजाई। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। अब आता है ISS हेतु ज्वाइंट एक्सियोम स्पेस इसरो मिशन। तो अमेरिकी जो एक्सियोम स्पेस है कंपनी है, इसने इसरो के साथ एक ऐतिहासिक अंतरिक्ष उड़ान समझौता पे साइन किया। किसके साथ? इसरो के साथ। कौन किसने किया? तो एक्सियोम स्पेस ने किया। अब इसके माध्यम से होगा क्या कि एक भारतीय अंतरिक्ष यात्री को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में भेजा जाएगा। ठीक है, एक्सियोम मिशन 4। तो पूछ सकता है कि निम्न में से किस मिशन के थ्रू जो है एक भारतीय अंतरिक्ष यात्री को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में भेजा जाएगा, तो एक्सियोम मिशन 4 है। कौन कौन आपका साइन किया है? तो एक्सियोम स्पेस और आपका इसरो ने किया हुआ है। किसको चुना गया है? तो नेशनल मिशन असाइनमेंट बोर्ड ने इसको प्राइमरी तौर पर जो होगा कैप्टन शुभांशु शुक्ला को चूज किया है, और ग्रुप कैप्टन जो है बैकअप के तौर पे जाएंगे तो वो है प्रशांत बालकृष्णन नायर। दोनों में से मान लो किसी की तबीयत खराब हो गई तो ये जा सकते हैं ऐसी चीज़ों के लिए, आपातकाल के लिए। ठीक है, अभी इसी के पहले एक खबर आई थी कि नरेंद्र मोदी ने गगनयान मिशन के लिए 4 अंतरिक्ष यात्रियों को एस्ट्रोनॉट विंग्स में शामिल किया, विंग प्रदान किए थे। कौन थे? तो बालकृष्ण नायर, अजीत कृष्णम, अंगद प्रसाद और वही शुभांशु शुक्ला जो है ऊपर आप देख रहे होंगे, वही शुभांशु शुक्ला। ठीक है, मिशन रूमी, इसको मैंने आपको पढ़ाया भी था, याद करो, मैंने पिछले दिनों आपको पढ़ाया था इसको। तो भारत जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क करना। मैंने जहाँ यहाँ पे रेड वही आपका जो है ऑरेंज कलर का जो मैंने हाईलाइट किया है, हालांकि मैंने इसको रेड किया था लेकिन वो स्कैन करने में ऑरेंज हो गया है, खैर कोई बात नहीं। तो इसको आपको नोट करना है कि भारत द्वारा विश्व में पहली बार एक रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट का मोबाइल लॉन्चर द्वारा प्रक्षेपण हुआ। रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट है और मोबाइल लॉन्चर द्वारा प्रक्षेपण हुआ, विश्व में पहली बार हुआ है, तो इम्पॉर्टेंट है। मिशन का नाम क्या है? रूमी। ठीक है, कहाँ पे हुआ? तो तमिलनाडु का एक गांव था थिरुवंदिथाई। ठीक है, तो यह ध्यान देना है। ये उपग्रह जो होगा, ये उपग्रह वैश्विक तापमान जो ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है और जलवायु परिवर्तन पे डेटा के उपलब्ध संचालित करने के लिए, रिसर्च करने के लिए डेटा एकत्रित करेगा। ठीक है, 3 क्यूब उपग्रहों को और 50 पीको उपग्रहों को मीन सी लेवल से ऊंचाई पर ले गया था। ठीक है, इसमें आपको ध्यान देना है, और इसमें इम्पॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये पर्यावरण अनुकूल रॉकेट है जिसमें कि आतिशबाजी और TNT जो होता है, TNT ट्राई नाइट्रोट्यूलिन, इसमें किसी चीज़ का इस्तेमाल हुआ नहीं है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, चेन्नई के जो तमिलनाडु स्थित जो स्पेस जोन इंडिया है, किसने बनाया है? स्पेस जोन इंडिया और मार्टिन ग्रुप। इसको मैंने हैंड रिटन नोट्स में पढ़ाया था आपको। मार्टिन ग्रुप और स्पेस जोन इंडिया, इन लोगों ने रूमी रॉकेट मिशन का लॉन्च किया। किसकी मार्गदर्शन में हुआ? तो रूमी को मायल स्वामी अन्नादुरई के मार्गदर्शन में लॉन्च किया गया। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं? द मून मैन ऑफ इंडिया बोलते हैं, मून मैन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इसको भी आपको ध्यान देना है। अब आता है SSLV D3 EOS 8 मिशन। तो SSLV की तीसरी डेवलपमेंटल उड़ान संपन्न हुई है श्रीहरिकोटा से। ठीक है, तो इसने इस मिशन के तहत जो होगा वो मुख्य उपग्रह के रूप में इसरो का एक नया उपग्रह था अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट ES-08, इसको स्थापित किया गया। ठीक है, तो इस उपग्रह को किसने डेवलप किया है? तो चेन्नई का स्टार्टअप है स्पेस रिक्शा, इसके द्वारा बनाया गया है। ठीक है, और इसमें एक पेलोड है जो कि इसका डेवलपमेंट किसने किया? चेन्नई का जो स्पेस किड्स इंडिया है उसके डायरेक्टर में SRM पब्लिक स्कूल के चेन्नई के छात्रों ने बनाया। तो पहली बार जो है कोई भारतीय स्कूल किसी पेलोड को लॉन्च करने वाला कौन बन गया है? SRM पब्लिक स्कूल, जिसने स्पेस रिक्शा मोड में पेलोड को लॉन्च किया। ठीक है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट डेटा है, बड़ा फैक्ट है और अपने लिए गर्व की बात है कि भारत के जो युवा हैं और जो छात्र हैं वो भी अंतरिक्ष
अन्वेषण और खगोलीय गतिविधियों में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो ये भी है। SSLV को पहले आप जानते हैं। SSLV क्या है कि SSLV इसरो का एक नया प्रक्षेपण यान है। छोटे छोटे, इसका नाम भी यही है कि स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, छोटे छोटे उपग्रहों के लिए ये इस्तेमाल होता है लॉन्चिंग के लिए। EOS क्या है? एक वजन का उपग्रह है, 3 पेलोड लेके गया हुआ है। तो ये ध्यान देना है, 3 पेलोड को याद मत करना, बस अब जानना उपग्रह है। करेगा क्या कि माइक्रो सैटेलाइट का डिजाइन विकास करेगा, इसके अनुसार पेलोड उपकरणों का निर्माण करेगा और कई सारे भविष्य की टेक्नोलॉजियों का शामिल होगा। इसका मिशन है EOS 8 मिशन। तो अब आता है इसरो का पुनः प्रयोज्य प्रक्षेपण यान। तो इसरो ने अपने रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया, लैंडिंग एक्सपेरिमेंट का। ठीक है, लैंडिंग एक्सपेरिमेंट का सफलतापूर्वक जो है परीक्षण किया। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, रीयूजेबल है तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। किसने किया? आपको ध्यान देना है, इसरो ने किया। कहाँ पे हुआ? तो चित्रदुर्ग कर्नाटक में किया गया। इसका नाम जो है पुष्पक रखा गया है। ठीक, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। और सबसे बड़ी बात है कि इस मिशन के तहत जो RLV है उसको 4.5 किलोमीटर, मैक्सिमम मान लो 4.5 किलोमीटर की ऊंचाई पे वायुसेना के चिनूक जो हेलीकॉप्टर है उससे प्रमोशित किया गया था। ठीक है, अब आता है कि इसमें RLD-TB प्रोग्राम है, एक पुनर्योज्य कार्यक्रम, तकनीकी प्रदर्शन कार्यक्रम है, जिसमें कि आपको ध्यान नहीं देना है कि RLV-TD कार्यक्रम के एक जो प्रौद्योगिकी होगा उसका प्रदर्शन अभियानों की श्रृंखला होती है, जिसमें आपको ध्यान देना है कि इसमें ऐसे कार्य RLD-TB को ऐसे TD को ऐसे परीक्षण प्लेटफॉर्म, ऐसे उड़ान परीक्षण वाले प्लेटफॉर्म के लिए कार्य करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जो क्या कर सके कि जो डिफरेंस टेक्नोलॉजीज हैं उसकी जांच कर सके और कई चरणों में एक जो है उसके श्रृंखला बनाए, जिसके माध्यम से रीयूजेबल जो आपका एक्सपेरिमेंट्स हैं वो कंप्लीट हो सके, उसको कराया जा सके। ठीक है, तो इसमें इंपॉर्टेंट बस इतना है ना, फैक्ट ध्यान देना है इसमें, जो सवाल पूछ सकता है कि इसरो ने अपना रीयूजेबल जो लॉन्च व्हीकल उसका प्रक्षेपण किया है। तो रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल का परीक्षण लेक्स का किसने किया है? तो आपको ध्यान देना है, इसरो ने किया है। कहाँ पे हुआ है? चित्रदुर्ग में हुआ है। उसका नाम क्या है? पुष्पक है। फैक्ट ही पूछेगा। ठीक है, अब आता है सिंगल पीस 3D प्रिंटेड इंजन। विश्व का प्रथम रॉकेट का प्रक्षेपण किया गया। एकल 3D प्रिंटेड इंजन है ये, ऐसा युक्त विश्व का प्रथम रॉकेट का प्रक्षेपण हुआ है। कहाँ से हुआ है? तो आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से हुआ है। ये आपको पढ़ाया गया होगा, उसमें आपने पढ़ा होगा, उसमें क्या बोलते हैं, घटनाचक्र में भी, घटनासार में भी, और इसके बाद आपने विजन में भी पढ़ा होगा। ये चीज़ें दी हुई थी कि अग्निकुल कॉस्मॉस प्राइवेट लिमिटेड ने इसके द्वारा इसको बनाया गया था। एक स्टार्टअप है चेन्नई में अंतरिक्ष के सेक्टर के लिए। ठीक है, तो इसको ध्यान देना है कि ये जो प्रक्षेपण होगा वो सतीश धवन इंटरनेशनल केंद्र पर, अंतरिक्ष केंद्र पे भारत का प्रथम निजी लॉन्च पैड है धनुष, उसके माध्यम से किया गया। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसका जो एकल 3D प्रिंटेड जो इंजन है वो विश्व का प्रथम रॉकेट है, उसको अग्नि बाण सॉर्टेड के नाम से इसका नाम दिया गया, अग्नि बाण नाम दिया गया है। ठीक है, और इसमें जो है आपको ध्यान देना, इसमें क्रायोजेनिक सेमी क्रायोजेनिक इंजन है, इसका प्रक्षेपण था। तो इस मिशन में जो 3D प्रिंटेड सेमी क्रायोजेनिक इंजन है उसका नाम क्या है? अग्निलेट है। ठीक है, तो ये भी ध्यान देना है कि ये जो मिशन है, ये मिशन है भारत में ईथरनेट आधारित जो है, ईथरनेट बेस्ड एवियोनिक्स आर्किटेक्चर का एक पहला उड़ान था। ईथरनेट का इस्तेमाल किया गया यहाँ पे। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। तो ब्लू ओरिजिन का N-25 मिशन अमेरिका की जो एरोस्पेस है और प्रक्षेपण सेवा प्रदाता निजी कंपनी है ब्लू ओरिजिन, इसका प्रक्षेपण किया गया। किसका किया गया? ब्लू ओरिजिन का प्रक्षेपण किया गया। किसकी कंपनी है जो ये? तो निजी कंपनी नहीं है, ब्लू ओरिजिन एक मिशन है। ठीक है, मिशन है, अंतरिक्ष उड़ान मिशन है, जो किसके द्वारा किया गया? तो एरोस्पेस और ब्लू ओरिजिन दो जो है एक अंतरिक्ष सेवा प्रदाता कंपनी है, जिनके द्वारा जो है ब्लू ओरिजिन का NS-25 मिशन लॉन्च किया गया। NS-25 मिशन है। तो ये इसके थ्रू जो है भारत के गोपी थोटाकुरा, ये ऐसे पहले भारतीय नागरिक अंतरिक्ष पर्यटक बन गए हैं जो कि स्पेस में गए हैं। ठीक है, अंतरिक्ष में जिनको भेजा गया था। ठीक है, जिसमें पहले पायलट थे कौन से? गोपी थोटाकुरा। ये राकेश शर्मा के बाद अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले दूसरे व्यक्ति हैं। तो इम्पोर्टेंट है। तो इसमें आपको 2 चीज़ें ध्यान देनी है। NS-25 जो है ये मिशन है, किसने लॉन्च किया? तो एरोस्पेस ने किया और निजी सेवा प्रदाता कंपनी है ब्लू ओरिजिन, दोनों ने मिलकर किया, जिसमें कि 6 अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजा गया। भारत के कौन थे? तो भारत के थे गोपी थोटाकुरा। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है। और ध्यान देना कि जो न्यू शेपर्ड है
NS जिसको बोलते हैं NS-25 एक रीयूजेबल रॉकेट है। तो रीयूजेबल रॉकेट है, इंपॉर्टेंट है। भारत का द्वितीय अंतरिक्ष पोर्ट, तो नरेंद्र मोदी ने कुलाशेखरमपट्टिनम में भारत के द्वितीय अंतरिक्ष पोर्ट का शिलान्यास किया है। कहाँ पे ये? तमिलनाडु के थूथुकुडी जिले में है, एक तटीय गांव है। ठीक है, ये 24 महीनों के अंदर पूरा एक्टिव हो जाएगा और जो भी गैर सरकारी उद्यम होंगे उनकी जो स्पेस एक्टिविटीज़ हैं उसको इनरिचमेंट करेगा। यहाँ इसमें ध्यान देना है कि इस जो पूरा इसके लिए जो इसमें SSLV के प्रक्षेपण इसमें यहाँ से किए जाएंगे SSLV। और सबसे बड़ी बात यह है कि द्वितीय अंतरिक्ष पोर्ट कहाँ पे उद्घाटन किया गया, सवाल यही बन सकता है। तो आपको ध्यान देना है, तमिलनाडु में किया गया, थूथुकुडी में, कुलाशेखरमपट्टिनम में। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट है ये। सतीश धवन जो स्पेस सेंटर है वो पहला स्पेस पोर्ट है, दूसरा जो है ये आपका कुलाशेखरमपट्टिनम में बना हुआ है। अब आता है 2005 EX 296 क्षुद्र ग्रह। तो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन जो है उसके द्वारा प्रोफेसर जयंत मूर्ति के नाम पर एस्टेरॉइड का नामकरण करने की घोषणा की गई है। एक एस्टेरॉइड है, उसका नाम रखा गया है जयंत मूर्ति। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, बस इतना ही ध्यान देना। इसकी खोज 2005 में की गई थी। अब आता है स्टैट्यू शिव शक्ति। तो जो प्लानिटरी सिस्टम नोमेनक्लेचर है, ग्रह का नामकरण के लिए जो प्रणाली बनाई गई है, इंटरनेशनल यूनियन के जो एग्जीक्यूटिव जो आपका पूरा सम ग्रुप है, उसने जो चंद्रयान 3 जो हमारा लॉन्च हुआ था, उसका विक्रम लैंडर जहाँ पे लैंड किया था, लैंडिंग साइट जो थी वहाँ पे उसको स्टैट्यू शिव शक्ति का नाम दिया है। उसका नाम दिया गया है स्टैट्यू शिव शक्ति। तो अब ध्यान इसमें देना है कि जो चंद्रमा की जिस सतह पे वो उतरा था उसे शिव शक्ति के नाम से जाना जाएगा। इसकी घोषणा PM ने की थी। विक्रम प्रथम के चरण द्वितीय का परीक्षण हुआ है। स्काई रूट एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड ने विक्रम प्रथम प्रक्षेपण यान के सेकेंड स्टेज का परीक्षण किया। इसका नाम दिया गया कलाम 250। ठीक है, तीसरा चरण जो होगा कलाम 100 होगा। ये कंपनी का प्रथम वाणिज्यिक रॉकेट भी है और कार्बन फाइबर से ये निर्मित रॉकेट है। ठीक, अब आता है ओडिसियसिस, चंद्रमा पर लैंड करने वाला पहला निजी अंतरिक्ष यान है। तो सवाल यही पूछ सकता है कि चंद्रमा पे लैंड करने वाला पहला निजी अंतरिक्ष यान निम्न में से कौन है? 4 ऑप्शन दे देगा, आपको ध्यान देना है। ओडिसियस, ये चंद्रमा पे लॉन्च करने वाला सफलतापूर्वक विश्व का पहला निजी जो है वो अंतरिक्ष यान है। इसी साल है लॉन्च हुआ था, फरवरी में। कैनेडी स्पेस सेंटर से SpaceX की फॉल्कन 9 के रॉकेट द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो ध्यान देना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सीधे सवाल यही पूछ सकता है और इससे अधिक कुछ सवाल पूछेगा नहीं। ठीक, अब आता है कि यहाँ पे कि मेलापार्ट एक क्रेटर, तो क्रेटर का नाम जो है चार्ल्स मेलापार्ट के नाम पे रखा गया है। क्रेटर जो है वो चंद्रमा पे। ठीक, अब आता है हाप्स का सफल परीक्षण। तो CSIR नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी बेंगलुरु, इसके वैज्ञानिकों ने सौर ऊर्जा चालित एक स्यूडो सेटेलाइट का सफल परीक्षण किया। सौर ऊर्जा से चलता है, स्यूडो सेटेलाइट है। एक ध्यान देना है, इसका नाम हाप्स है। ठीक है, इस UAE है, एक नॉर्मल UAE नहीं है, अनमैन्ड एरियल व्हीकल है। ये ऐसा नहीं है, बल्कि ये क्या करता है, स्ट्रेटोस्फीयर में भी उड़ सकता है। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट है, इसका नाम है हाप्स इसलिए क्योंकि इसका पूरा फुल फॉर्म है हाई एल्टीट्यूड स्यूडो सेटेलाइट, या हेल भी कह सकते हैं इसको। ठीक है, तो परीक्षण कहाँ पे हुआ? तो कर्नाटक के चित्रदुर्ग जिले में हुआ, चलकेरे जिले में। ठीक है, अब आता है कि अब ये जो ध्यान दें तो निरीक्षण करने में, निगरानी करने में, आपदा प्रबंधन में बड़ा इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका बड़ा इस्तेमाल अच्छा हो सकता है। स्ट्रेटोस्फीयर में उड़ रहा है, हाई एल्टीट्यूड है भी ये, और स्यूडो सेटेलाइट है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। एक तरह से UAE नॉर्मल UAE भी नहीं है और सेटेलाइट भी पूरी तरह से नहीं है, तो इम्पॉर्टेंट है। अब आता है GSLV F14 इनसेट 3DS मिशन। तो इसरो ने इनसेट 3DS उपग्रह का प्रक्षेपण किया किसके द्वारा? तो GSLV F14 प्रक्षेपण यान द्वारा किया गया। एक तरह से मौसम विज्ञान उपग्रह है, देश की जो भी मौसम की विज्ञान की सेवाएं हैं उसमें एनेजमेंट करेगा। जो भी आपदा चेतावनी होती है, मौसम पूर्वानुमान होता है, भूमि सतहों की जो बात होती है, उस पर निगरानी के लिए इसको डिजाइन किया गया है। यह मिशन पूरी तरह से किसके द्वारा फंडेड था? तो केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा फंडेड था। ठीक है, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे मौसम संबंधी डेटा सर्विसेज देगा, जैसे कि अंतरिक्ष मौसम विज्ञान IMD हो गया। नोएडा में एक राष्ट्रीय मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान केंद्र है। तो ध्यान देना है कि राष्ट्रीय मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान केंद्र कहाँ पे है?
तो ये आपका नोएडा में है। राष्ट्रीय उष्णदेशीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ पे है? ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी, तो वो पुणे में है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी कहाँ पे है? तो वो चेन्नई में है। और राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र कहाँ पे है? तो वो हैदराबाद में है। इसलिए मैंने इसको हाईलाइट किया कि ये सारे सेंटर्स सवाल मैच द कॉलम में पूछा जा सकता है और इसको लगाए, आपको फैक्चुअल डेटा आपको आना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ें हैं। इसके बाद हम लोग आते हैं PSLV C58 एक्सपो सेट मिशन, बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसी साल 1 जनवरी को ये किया गया था और ये सवाल जो है कई एग्ज़ाम्स में पूछा जा चुका है। UPSC के एग्ज़ाम्स में भी, जैसे CDS वगैरह में भी ये पूछा गया था और 1-2 एग्ज़ाम्स और भी हैं, IB वगैरह के एग्ज़ाम्स में भी सवाल पूछा गया था। तो बार बार ये चीज़ें मैं इसको देख रहा था PYQ, तो इसमें निकल कर सामने आ रहा था कि एक्सपो सेट पे सवाल पूछा गया है। तो इसरो ने PSLV C58 के माध्यम से एक्सपो सेट के उपग्रह को प्रक्षेपित किया। ठीक है, तो कहाँ पे किया? तो ये तो श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है, वहाँ से उड़ान भरा और इसने किया। इसका पूरा नाम क्या है? एक्सपो सेट का एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट। ऐसा पहला ऐसा वैज्ञानिक उपग्रह है जो करेगा क्या कि जो खगोलीय स्रोत से जो एक्सरे इमिशन हो रहा है, स्पेस बेस्ड पोलराइजेशन मैनेजमेंट के लिए, रिसर्च के लिए समर्पित है। जो भी एक्सरे इमिशंस होता है, एक्सरेज आती हैं, ठीक है, खगोलीय सोर्सेज से, उनसे जो है उनका मापन करेगा, अध्ययन करेगा। और ये जो है ब्लैक होल्स वगैरह की जो चीज़ें हैं उसमें भी अध्ययन में काफ़ी जो है इंपॉर्टेंट रोल अदा कर सकता है। तो 2 वैज्ञानिक पेलोड लेके गया है, एक है पोलिक्स, दूसरा है एस्पेक्ट्स। ठीक है, एस्पेक्ट्स। तो ये जो पोलिक्स है उसका इस विकास किसने किया है? तो रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट बेंगलुरु द्वारा। और एस्पेक्ट को किसने बनाया है? UR राव उपग्रह केंद्र ने बनाया है। ठीक है, एक एक्सरे पोलरीमीटर के रूप में काम करता है, 5 वर्षों के लिए रहेगा। जो एक्सरे जो बैंड है वो पूरा उसके पोलरीमीटर का मेजरमेंट के लिए समर्पित है। और ये ब्लैक होल, बताया ना आपको, ब्लैक होल और जो न्यूट्रॉन तारे हैं उसका अध्ययन के लिए एक जो है विश्व का दूसरा देश भी बन चुका है प्रक्षेपित करने वाला भारत। तो ध्यान देना, ये बड़ा ब्लैक होल में, न्यूट्रॉन तारे में और इन सारे जो चीज़ों में जो आपका एक्सरेज आती है, एमिशंस होता है, सभी चीज़ों के अध्ययन में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा। तो इसरो का PSLV C58 के माध्यम से एक्सपो सेट का उद्घाटन जो प्रक्षेपण किया गया है उपग्रह का। ठीक है, तो 10 पेलोड को भेजा गया है, तो उसको उतना ध्यान नहीं देना है, सवाल नहीं पूछेगा इस पर। आता है नासा का साइकी अंतरिक्ष यान लॉन्च हुआ है। तो आपको यही बात ध्यान देनी है, साइकी अंतरिक्ष यान निम्न में से किस एक अंतरिक्ष कंपनी का है? इसरो का दे देगा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी का दे देगा, जाक्सा का दे देगा और आपको नासा दे देगा। तो आपको नासा लगाना। ठीक है, स्पेस एक्स के फाल्कन हैवी रॉकेट से इसका हुआ। काम क्या है? तो डीप ओशन ऑप्टिकल कम्युनिकेशन का एक प्रयोग के नाम एक्सपेरिमेंट भी भेजा गया यहाँ पे। करेगा क्या कि यह पहली बार जो है चंद्रमा से परे जो लेजर जो कम्युनिकेशंस हैं उसका एक परीक्षण करेगा, एग्जाम्पल सेट करेगा कि कैसे जो है सारी चीज़ें जो है यहाँ पे कम्युनिकेशन वगैरह सारी चीज़ें इस्टेब्लिश हो सकती हैं या नहीं हो सकती हैं, सब चीज़ों की यहाँ पे बात होगी। ठीक है, साइकी जो है एक इसका अंतरिक्ष मिशन है। अब ये मेटल रिच एस्टेरॉइड के अध्ययन हेतु शुरू किया गया है। ठीक है, ध्यान ये देना है कि नासा का पहला मिशन है जो बर्फ़ या चट्टान से अधिक धातुओं से युक्त किसी क्षुद्र ग्रह होगा उसका अध्ययन करेगा। ठीक है, 2029 तक ये पहुँचेगा। तो अब ये ध्यान देना है कि साइकी क्षुद्र ग्रह की बात यहाँ पे की गई है। तो इसकी खोज इटालियन खगोल शास्त्री एनिबेल डी गैसापारिस ने की थी, सवाल नहीं पूछेगा इस पर। तो 16वां क्षुद्र ग्रह था। ठीक है, इसी कारण इसको 16 साइकी भी बोलते हैं। तो बस इतना बात है। अब आता है साइकी जो होता है, साइकी क्षुद्र ग्रह, ये मार्स और जुपिटर के जो मेन एस्टेरॉइड बेल्ट है, मार्स और जुपिटर भी, उसी के बीच में सूर्य की परिक्रमा करता है। ठीक है, यूरोप का प्रथम निजी रॉकेट म्यूरा प्रथम लॉन्च किया गया है। तो सवाल पूछा जा सकता है कि यूरोप का प्रथम निजी रॉकेट लॉन्चर निम्न में से कौन है जिसे लॉन्च किया गया? क्योंकि आपने सवाल का नेचर देखा है, सीधे सीधे फैक्चुअल पूछ रहा है। तो म्यूरा प्रथम है। स्पेनिश कंपनी PLD स्पेस द्वारा म्यूरा प्रथम नामक ये रीयूजेबल रॉकेट है। तो ब्रिटिश भी नहीं है, फ्रेंच भी नहीं है, जर्मनी भी नहीं है, स्पेनिश है। ठीक है, स्पेन की कंपनी है, PLD स्पेस द्वारा किया गया है। तो आपको ध्यान देना है, स्पेनिश कंपनी फोकस करना। ठीक है, तो ये यूरोप का पूरा निजी रॉकेट है और यूरोप में किसी निजी कंपनी द्वारा प्रथम रॉकेट विकसित है भी और साथ साथ रीयूजेबल भी है। ठीक है, तो ये बातें हैं, इसको ध्यान देना है। PSLV C57 आदित्य 11 मिशन बड़ा इंपॉर्टेंट है, सवाल पूछा जा सकता है। तो 2023 में पिछले साल जो PSLV C57 है, ध्यान देना C57,
इसके द्वारा आदित्य L1 मिशन का प्रक्षेपण किया गया श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से, जो कि आदित्य L1 में जो लैंग्वेज पॉइंट 1 है उसमें ये पूरी आदित्य L1 को इस्टेब्लिश करेगा। भारत का पहला सोलर मिशन है। अब आता है लैंग्वेज पॉइंट क्या होती है, थोड़ा सा मैं आपको डिटेल में बता दूँ। जैसे देखो लैंग्वेज पॉइंट ये होती है, इसको मैं ऐसे जूम किया, देखो मान लो ये पृथ्वी है मेरी, ठीक, और ये सूर्य है। तो मान लो कि पृथ्वी से मैंने कोई एक रॉकेट को लॉन्च किया, ठीक, रॉकेट गया यहाँ से, मान लो कोई वस्तु है, रॉकेट छोड़ो कोई वस्तु है, ये यहाँ तक गया, ठीक, तो यहाँ जाएगा तो जाहिर सी बात है दोनों के गुरुत्वाकर्षण बल होंगे, सूर्य का गुरुत्वाकर्षण अधिक है तो ये पॉइंट अपनी ओर खींच लेगा। वहीं अगर यहाँ रहा तो पृथ्वी अपनी ओर खींचेगी इसको, ठीक। लेकिन दोनों जो सूर्य है और पृथ्वी है उसके बीच में कोई ना कोई ऐसा केंद्र जरूर होगा, बैलेंसिंग पॉइंट, जहाँ इसका गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी का और जहाँ सूर्य का गुरुत्वाकर्षण दोनों बराबर होगा। यानी जो है जो भी वस्तु होगी वो एक अपने कांस्टेंट अवस्था में वहाँ पे इस्टेब्लिश हो जाएगी। जैसे मान लो कि पॉइंट ये हो गया, एग्जांपल के तौर पे मैं थोड़ा सा अच्छे से बता दूँ। देखो ये पृथ्वी हो गई, ये आपका सूर्य हो गया। पृथ्वी से कोई वस्तु फेंकी जाती है, मान लो यहाँ गई ये पॉइंट, और ये सूर्य से सूर्य के बीच की डिस्टेंस है। ये पॉइंट हो गया ऐसा जहाँ पे पृथ्वी से भी जो गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है बराबर मान लो x है, और यहाँ से गुरुत्वाकर्षण बल जो लग रहा है वो भी x है, ठीक। यानी दोनों जो x है वो क्या कर रहा है कि इसको एक कांस्टेंट इस्टेब्लिश पोजीशन दे रहा है। ये पॉइंट जो है वहाँ पे दोनों का गुरुत्वाकर्षण बल 0 हो जा रहा है, मतलब दोनों बराबर पे ही जो है काम कर रहे हैं। यहाँ से भी x लग रहा है, यहाँ से भी x लग रहा है, तो ये क्या हो गया, एक तरह से पार्किंग एरिया हो गई। मतलब यहाँ पे जो भी वस्तु होगी वो ना तो पृथ्वी की तरफ आकर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल से आकर्षित होगी, ना ही सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल से आकर्षित होगी, यानी वो इसी में रोटेट करेगी। तो ये एक क्या आ गया पॉइंट, यहाँ पे एक तरह से इसको बोल सकते हैं हम लोग, एग्जाम्पल के तौर पर बोलते हैं पार्किंग एरिया ऑफ स्पेस। पार्किंग एरिया ऑफ स्पेस, इस तरह के 5 पॉइंट हमारे यहाँ जो है अंतरिक्ष वैज्ञानिकों ने निकाला है। L1 में ही उसी को बोलते हैं। अब ये जो वाला जो हमारा एक्सपोज गया है आदित्य L1 मिशन, वो लैंग्वेज पॉइंट 1 में गया है, ठीक है, लैंग्वेज पॉइंट 1 में। तो पॉइंट 1 जो है ये क्या है, 5 एरिया में से एक एरिया है जहाँ पे जो है एक गुरुत्वाकर्षण बल 0 हो जाता है, मतलब इन द सेंस दोनों तरफ से बराबर लगता है पॉइंट। इस तरह से वहाँ पे जो है ये पूरा जो सौर प्रणाली है जो भेजी गई है वो वहाँ पे रुकेगी, काम करेगी, अध्ययन करेगी, क्योंकि वहाँ पे कोई आकर्षण बल होगा नहीं दोनों तरफ से खींचने वाला। तो जाहिर सी बात है वो लंबे समय तक रह करके एक्सपेरिमेंट कर सकती है। यही इसका मिशन है आदित्य L1 का मतलब है लैंग्वेज पॉइंट, ठीक है। तो आपने देख लिया, ना तो ये सूर्य पर लैंड करेगा ना ही उसके निकट जाएगा, लगातार जो है उसका अवलोकन करेगा बिना किसी जगह जाए हुए। इसको बोलते हैं पार्किंग एरिया ऑफ स्पेस, ठीक है। तो यही बात है यहाँ पे, वही बातें यहाँ पे लिखी गई हैं जो मैंने आपको बता दिया। अब आता है इसमें 7 वैज्ञानिक पेलोड लेके गया है। विजिबल इमिशन का वेल्सी है, स्वीट है, सोलेक्स है, हेलियो1 OS है, SPPEX है, पापा है, ठीक है, और एडवांस ट्राई एक्सियल हाई रेजोल्यूशन डिजिटल मैग्नोमीटर्स है। तो ये सब डाटा याद नहीं रखना है, याद मतलब इन सेंस एक बार नज़र से पढ़े रहना। सवाल तो ऐसे बनेगा नहीं इस पर, ठीक है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, सवाल नहीं बनेगा इस पर। और याद है कि आपको इसमें आपने देखा होगा कि 2 जुलाई को पहला हेलो ऑर्बिट की पूरी दूरी इसने पूरी कर ली थी आदित्य L1 मिशन ने। अब आता है यहाँ पे कि L1 बिंदु के आसपास की एक जो परिक्रमा होती है उसको पूरा करने में टोटल 178 दिन लगते हैं। अब आता है नभ मित्र डिवाइस, जैसे आपने पूछा ना उसमें सवाल अपने UPPCS का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखा, उसमें सीधे सीधे पूछा था एक नाम दे करके पास क्या है, ठीक है। तो उसी तरह से ध्यान देना, नभ मित्र डिवाइस तो किसने बनाया है, तो इसरो ने एक इनोवेटिव सेफ्टी डिवाइस उसका एक सफल परीक्षण किया। जैसे ये सवाल आप देखो तो ये सवाल पूछा गया ना कि रक्षा मंत्रालय द्वारा कि ये निम्न में सार्थक क्या है, किस चीज़ से संबंधित है, ठीक उसी तरह से सवाल पूछा जा सकता है। तो नभमित्र डिवाइस क्या है, इनोवेटिव सेफ्टी डिवाइस है, ठीक है। अब केरल के नींदकारा उपनगर में इसका किया गया, इसको मत्स्य नौका पर स्थापित किया जाएगा, जो मछली वाली नौकाएँ होती हैं, ठीक है। तो याद रखना इससे क्या होगा कि जो फिशर्समैन है उसकी सेफ्टी में इसको सुधार किया जाएगा। दोनों तरफ जो है वो सैटेलाइट कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो है इसमें यूज हो सकती है, और बड़ा एडवांस्ड सैटेलाइट कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इसमें इस्तेमाल करके हम लोग जो है समुद्री नौकाओं को सुरक्षित कर सकते हैं। तो इस तरह से इसरो ने इसको बनाया है इनोवेटिव सेफ्टी डिवाइस के रूप में। लूना 25 मिशन बड़ा इंपॉर्टेंट है, लूना 25 मिशन। तो ये रूसी चंद्र लैंडर मिशन है। 47 वर्षों में रूस के द्वारा चंद्रमा पे सतह पर लैंड करने के उद्देश्य से प्रक्षेपित प्रथम चंद्र मिशन है।
किसने इसको लॉन्च किया है? तो रॉस कॉस्मॉस ने किया है, ठीक है, तो याद रखना है। तो अभी आपको ध्यान देना 2021 में रूस और चीन ने इंटरनेशनल लूनर रिसर्च स्टेशन के निर्माण के लिए एक MOU भी साइन किया था, तो इम्पोर्टेंट है। चंद्रमा 3 की सफल लैंडिंग की बात हो रही है, तो भारत का जो तृतीय चंद्र मिशन है चंद्रयान 3, इसका प्रक्षेपण सफलतापूर्वक हुआ। किस यान से हुआ? तो LVM-3M4 के प्रक्षेपण यान से हुआ। श्रीहरिकोटा के सतीश धवन इस अंतरिक्ष केंद्र से हुआ। इसमें 3 कंपोनेंट हैं, एक है इंडिजीनियस मतलब स्वदेशी है प्रोपल्सन मॉड्यूल था, एक लैंडर था, एक रोवर था। सॉफ्ट लैंडिंग करने में भारत जो है विश्व का चौथा देश बन चुका है। दक्षिणी सतह पे हुआ, ध्यान देना आपको, दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र में भारत का जो है पूरे भारत जो है चंद्रयान 3 को लैंड करा के विश्व का पहला अंतरिक्षयान बन गया जो दक्षिणी ध्रुव में लैंड किया, ठीक है। अब उस नाम को शिव शक्ति के नाम से जाना जाएगा, आपको मैंने बताया, ऊपर पढ़ा भी आपने। और उसी दिन जिस दिन लैंड किया है उसको 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस नेशनल स्पेस डे के रूप में बनाने की घोषणा PM द्वारा की गई थी, ठीक है। तो चंद्रयान जो 3 जिसका जो सॉफ्ट लैंडिंग हुआ 23 अगस्त को, तो उसी दिन को नेशनल स्पेस डे मनाने की बात यहाँ पे की गई, ठीक है। तो चंद्रयान 2 जो जहाँ पे लैंड हुआ था, पदचिन्ह जहाँ पे था, तो उसको तिरंगा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ये बातें हैं। इसरो में एक लैंडर है चास्ते, चंद्रा सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट। ये करेगा क्या कि चंद्रमा की जो साउथ पोल है उसके आसपास की जो मिट्टी होगी उसके टेम्परेचर का मापन करने में उसने सफलता प्राप्त की और उसने मापन किया भी है, ठीक है। एक है उसी में रोवर में लेज़र इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप, इसने सल्फर की उपस्थिति का जो है पता लगाया है, उसमें सल्फर यहाँ पे हो सकता है। इसके साथ ही जो है इसमें रोवर में APX है जिसने जो है सल्फर सहित अन्य जो माइक्रो एलिमेंट्स हैं उसकी उपस्थिति की पुष्टि की है। एक रंभा है जिसने जो है दक्षिणी ध्रुव में सतह से संबंधित चंद्र प्लाज्मा वातावरण का मापन किया है। एक इल्सा है, इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनर सिस्मिक एक्टिविटी, जिस चंद्रमा भेजा गया। मेम्स है, ये एक मेम्स जो है प्रौद्योगिकी आधारित प्रथम उपकरण है जो भेजा गया है, ठीक है, जिसने क्या किया है कि जो वाइब्रेशंस हैं उसको वहाँ पे इसको रिकॉर्ड किया। शनि जो है सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह बन चुका है, तो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने इसके अधीन जो है कैम्ब्रिज मैसाचुसेट्स और स्थित जो माइनर प्लैनेट सेंटर है इसके द्वारा शनि के 63 नए सैटेलाइट्स की खोज की गई। एक रिपोर्ट जारी किया गया जिसमें शनि जो ग्रह है उसके 63 नए सैटेलाइट्स उपग्रह खोजे गए हैं। टोटल जो संख्या बन चुकी है अब शनि ग्रह की, इसको ध्यान देना है, वो 146 हो चुकी है। सबसे अधिक सवाल पूछता है ना बार बार, सबसे अधिक उपग्रह निम्न में से किस ग्रहों का है, तो शनि का है, बृहस्पति के 95 हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान देना है 100 से अधिक उपग्रह वाला पहला जो है सौरमंडल का ग्रह कौन बन चुका है? शनि बन चुका है। टाइटन सबसे बड़ा उपग्रह है, हालांकि पूरे ब्रह्मांड में सबसे बड़ा उपग्रह कौन है? गैनीमेड है जो बृहस्पति का उपग्रह है, ठीक है। अब आता है न्यू टेक्नोलॉजी और प्रौद्योगिकी, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है न्यू टेक्नोलॉजी और प्रौद्योगिकी। इस तरह से जो है खगोलीय गतिविधियों वाला चैप्टर हम लोगों ने ख़त्म कर लिया। तो भारत का 24वां परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ पे है? तो गुजरात के जो काकरापार परमाणु इकाई है वहाँ पे जो स्टेशन 4 है उसी के थ्रू जो है वहाँ पे काकरापार में यहाँ पे 24वां परमाणु संयंत्र ऊर्जा संयंत्र जो है इसको खोला गया है। 700 MB जो है मेगावाट के क्षमता का जो है ये हैवी वाटर रिएक्टर है, हैवी वाटर रिएक्टर, ठीक है। तो ये तो ध्यान देना है। स्वदेशी है, सबसे बड़ी बात है कि स्वदेशी है ये, ठीक है, और इम्पॉर्टेंट है ये। तो 24वां परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। एरावत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझ लो कि जो चीज़ें मैंने हाईलाइट की है रेड कलर से यानी वही ऑरेंज कलर से, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एरावत जो है भारत का द्रुततम मतलब सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर एरावत है भारत का। तो हैम्बर्ग में विश्व की जो सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर की सूची जारी की गई थी। तो दुनिया में सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर निम्न में से किसका है? तो फ्रंटियर का है। फ्रंटियर विश्व का सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर घोषित किया गया है। किसका है वो फ्रंटियर? तो अमेरिका का है। आरोरा अमेरिका का है, ईगल अमेरिका का है, ठीक है। 3 जो टॉप 3 हैं वो तो अमेरिका के ही हैं। भारत के जो 4 सुपर कंप्यूटर्स हैं उसको इस सूची में प्राप्त हुआ है 500 में से। तो सी डैक जो पुणे में स्थित है उसको एरावत, मतलब भारत का वही एरावत है, एरावत PCI, वो भारत का सबसे फास्टेस्ट सी डैक जो है, सी डैक पुणे में। इसी के बाद जो है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस है जो एरावत है, ठीक। इस सुपर कंप्यूटर को नेशनल प्रोग्राम ऑन AI के तहत इस्टेब्लिश किया गया था, तो ये भी फैक्ट को ध्यान देना है, ठीक है। तो एरावत इसका नाम दिया गया है। एरावत मतलब AI रिसर्च एनालिटिकल एंड नॉलेज एसिमुलेशन, ठीक।
नीति आयोग ने जो है 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था को इस्टेब्लिश करने के लिए जो है इस तरह की सुझाव दिए थे आपको इस्टेब्लिश करने में। इसी तरह सीटेक पुणे में एक और जो है आपका सुपर कंप्यूटर है परम सिद्धि AI, इसको भी स्थान मिला हुआ है। और इसी तरह से भारत का जो उष्ण देशीय मौसम विज्ञान संस्थान है पुणे वाला, उसको भी जो है प्रत्यूष के नाम से जो है उसमें 230वां स्थान मिला है। तो जो प्रत्यूष है आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी पुणे में, उसको 230वां स्थान मिला है। इसी तरह से राष्ट्रीय मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान केंद्र नोएडा है, उसमें मिहिर सुपर कंप्यूटर को टॉप 500 में 388वां स्थान मिला है। कुछ जो इम्पोर्टेंट सुपर कंप्यूटिंग मिशन है और सुपर कंप्यूटर्स हैं उसको हम लोग ध्यान देना है। तो इम्पॉर्टेंट है जो खासकर पहले तो हम लोग IIT BHU को देखते हैं क्योंकि न्यूज़ में था, पिछले 2022 में ये करंट अफेयर्स में था और उसको इस्टेब्लिश किया गया था परम शिवाय। जो पहले यूपी के कुछ है इंपॉर्टेंट, ध्यान देना। IIT BHU में परम शिवाय है, IIT कानपुर में परम संगणक है, ठीक है। इसके बाद आते हैं हम लोग परम रुद्र, ये जो है इसका उद्घाटन हुआ 27 सितंबर को ही, तो बहुत हाल में हुआ है। परम रुद्र इसका नाम है। ये कहाँ पे है? SN बोस नेशनल सेंटर फॉर बेसिक साइंस, SN बोस नेशनल सेंटर फॉर बेसिक साइंस परम रुद्र का उद्घाटन हुआ है। परम कामरूप जो है IIT गुवाहाटी में इसका जो है उद्घाटन हुआ, IIT गुवाहाटी में है। परम अनंत IIT गांधीनगर में भी है। परम गंगा IIT रुड़की में है। परम प्रवेग जो है बेंगलुरु में है। पोरुल जो है वो NIT तिरुचिरापल्ली में है। परम शक्ति खड़गपुर में है। परम ब्रह्मा पुणे में है। परम युक्ति जवाहरलाल नेहरू जो एडवांस्ड साइंस रिसर्च सेंटर में है वो बेंगलुरु में। परम सिद्धि कहाँ पे है? सीटेक में है, ठीक है। तो ये जो इंपॉर्टेंट सुपर कंप्यूटर है इस लिस्ट को बार बार पढ़िएगा आप लोग, ठीक है। आता है अब कि विश्व के सर्वाधिक शक्तिशाली MRI से मानव मस्तिष्क की छवियों का अनावरण हुआ है, ठीक है। तो MRI क्या होती है? MRI को फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, ठीक है। ये 3D पूरा एनाटॉमिकल इमेज उत्पन्न करती है, जिससे बीमारी के पता लगाने के लिए, निदान करने के लिए, उपचार की तकनीक के लिए इस्तेमाल होता रहता है, ठीक है। तो विश्व के सर्वाधिक शक्तिशाली MRI स्कैनर आईसेल्ट ने मानव मस्तिष्क की छवि प्रदान की है। फ्रांस के शोधकर्ताओं द्वारा इस तरह का सुपर MRI स्कैनर आईसेल्ट का निर्माण किया गया। सर्वाधिक शक्तिशाली MRI मशीन कौन सी है? तो आईसेल्ट है, ठीक है, ये ध्यान देना आप। अब आता है साउथ ईस्ट एशिया की प्रथम हाई स्पीड रेल का अनावरण हुआ है। तो कहाँ पे हुआ है? तो इंडोनेशिया में हुआ है। दक्षिण पूर्व एशिया की प्रथम हाई स्पीड रेल, ठीक है। इसका नाम क्या दिया गया है? वूस नाम दिया गया है। चीन द्वारा इसको फंडिंग किया गया था, ठीक है। भारत में भी 4 ये चिन्हित किए गए हैं। यहाँ पे हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाए जाएंगे, तो उसको आपको ध्यान नहीं देना है इतना, अभी बनेगा तो देखा जाएगा, ठीक है। अतः मानव शरीर में स्वास्थ्य विषयक जो वैज्ञानिक गतिविधियाँ होती हैं उस संबंधी सवाल पूछे जाते हैं। मैंने आपको दिखाया भी क्वेश्चंस में कि कोई वैक्सीन कहाँ बनी है, वैक्सीन का ये उद्घाटन कहाँ पे हुआ सेंटर, तो विभिन्न बीमारियों में ये जगह कौन सी न्यूज में थी, सवाल ऐसे पूछे गए फैक्चुअल डेटा पे। तो हम लोग इसको समझेंगे बहुत अच्छे तरीके से। तो MBABN mpox का पहला टीका। तो mpox क्या होता है पहले हम लोग को समझते हैं। पहले बात समझो मंकी पॉक्स। तो मंकी पॉक्स जो होता है वो विषाणु के संक्रमण से एक दुर्लभ रोग होता है। सवाल पूछ सकता है मंकी पॉक्स निम्न में से किस चीज़ के कारण होता है? तो विषाणु, जीवाणु, फंगी, प्रोटोजोआ दे देगा ऑप्शन में। तो आपको ध्यान देना विषाणु के संक्रमण से होता है। एक जूनोटिक डिसीज होती है। जूनोटिक डिसीज क्या होती है? तो कोई पशु है, पशु से मानव में जो रोग फैलता है उसको जूनोटिक डिसीज बोलते हैं, और फिर इसके बाद मानव से मानव में फैलने लगता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। तो हाल ही में सबसे पहले जो है देखा गया था कि जो कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य है वहाँ पे मंकी पॉक्स जो है उसने क्या किया था, उस पर वहाँ पे मामला दर्ज किया गया था, ठीक है। तो ध्यान ये देना है कि WHO ने 2022 में मंकी पॉक्स रोग का नाम बदल दिया और उसको रख दिया mpox। तो उसी mpox का पहला टीका जो है MBABN बना है। WHO ने इसके निपटने के पहले वैक्सीन के प्रयोग को मंजूरी दी। तो इम्पॉर्टेंट है, WHO ने दिया है। MBABN टीके का नाम है, ठीक। तो बनाया किसने है? तो डेनमार्क स्थित जो है बावेरियन नॉर्डिक एयर्स कंपनी है, उसने एक बनाया है, ठीक। ये बातें आपको ध्यान देनी है। तो इसमें बहुत कुछ और इम्पोर्टेंट नहीं है। इसमें इम्पोर्टेंट यह है कि 14 अगस्त 2024 में ही जो WHO के महानिदेशक हैं उसने कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य और अन्य देशों में मंकी पॉक्स जो mpox है उसके बढ़ते प्रकोप को
क्या घोषित किया था? तो पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न घोषित कर दिया था। ठीक है, अब आता है हैजा का नया टीका निम्न में से कौन सा है? सवाल पूछा जा सकता है। हिलकॉल। ठीक है, हिलकॉल को किसने बनाया है? तो भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड ने बनाया है इसको। ठीक है, ये ओरल हैजा टीका सिंगल स्ट्रेन वाला है, ओरल हैजा है, मतलब ओरल हैजा जो हैजा टीका है, कॉलरा वैक्सीन है। ठीक है, इस टीके का नाम क्या है? हिलकॉल है। ठीक, तो इसका विकास किसने के द्वारा किया गया है? तो आपको ध्यान देना है, हिलमैन लेबोरेटरीज लाइसेंस प्राप्त, इसी के द्वारा लाइसेंस प्राप्त जो है भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड द्वारा इसको बनाया गया है। ठीक, तो ये चीज़ें हैं। ये जो पूरा टीका है, ये जो हैजा संबंधी मौत होते हैं ना, तो उसको 2030 तक 90% कम करने का जो पूरा प्रयास चल रहा है, ग्लोबल टास्क फोर्स जो बनी हुई है, उसमें ये इम्पोर्टेंट महत्व जो है इसमें देगा, रोल निभाएगा। यूबीकॉल 5 टीका, तो एक हैजा से संबंधित एक नया ओरल टीका को WHO ने अपनी पूर्व योग्यता की सूची में शामिल किया है। ठीक है, तो इसमें इनएक्टिवेटेड ओरल वैक्सीन है, जिसमें आपको ध्यान देना है कि इसमें जो है इसको बनाया गया है। पहले से इसमें दो टीके हैं, एक है यूबीकॉल और यूबीकॉल प्लस। अब यह यूबीकॉल 5 को यहाँ पे रखा गया है। फिर इसके बाद जो है अभी भारत वाला जो टीका है हिलकॉल, उसको ध्यान देना है। तो कॉल वाला चीज़ को ध्यान देना, कॉलरा से होगा। अब ये रोग किससे होता है? तो कलरा वाला रोग जो होता है जीवाणु से होता है। जीवाणु से दूषित भोजन होगा या जल होगा, उसका सेवन करने से होता है। वीवियो कॉलरी एक जो है बैक्टीरिया होती है। ठीक, तो ये बातें हैं। अब आता है R21 मैट्रिक्स M द्वितीय मलेरिया रोधी टीका। तो कोटे डी आइवर को अपने जो नियमित टीकाकरण का कार्यक्रम है, रेगुलर वैक्सीनेशन का प्रोग्राम है, उसमें R21 मैट्रिक्स M का टीका को शामिल करने वाला विश्व का पहला देश बन गया। ठीक है, तो कोटे डी आइवर एक देश है जिसने जो रेगुलर अपना जो वैक्सीनेशन का कार्यक्रम करता है, उसमें उसने मैट्रिक्स M टीके R21 को शामिल किया और ऐसा करने वाला देश विश्व का पहला देश बन गया। ठीक है, तो ध्यान देना है, इस टीके का नाम क्या है? R21 मैट्रिक्स M। अब ये मलेरिया रोधी टीका है, जिसको WHO द्वारा सिफारिश की गई थी कि आप मलेरिया से रोकने के लिए इसका आप इस्तेमाल कर सकते हो। इसको किसने बनाया है? तो ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय, जेनर इंस्टीट्यूट और हमारा जो भारत का सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, इसने बनाया है। ठीक है, इसमें एक ध्यान देना है आपको, नोवावैक्स इंक की एडजुवेंट टेक्नोलॉजी की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। अब आपको मैं कुछ बताने वाला हूँ, उसको ध्यान देना। एडजुवेंट टेक्नोलॉजी होती क्या है उसको आप समझो। वैक्सीन में एक कंपोनेंट होता है जो उस वैक्सीन की जो प्रतिरक्षा प्रणाली उसको, उसकी प्रतिक्रिया को, रिएक्शन को बढ़ा देता है। ठीक है, तो एडजुवेंट जो टेक्नोलॉजी उसको बोलते हैं, जो कि किसी भी वैक्सीन का एक कंपोनेंट होता है जो करता क्या है कि इसमें इसकी जो रिएक्शन टाइम है उसको बढ़ा देता है। ठीक, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और इस पर आपको ध्यान देना है। इसमें नोवावैक्स इंक की टेक्नोलॉजी थी ये, उसमें क्या बनाया गया? सैपोनिन आधारित जो है एक एडुजेंट को मिलाया गया। सैपोनिन होता क्या है? पहले तो आप ये जानो कि सैपोनिन जो होता है, किसी भी मतलब कुछ पौधे होते हैं, कुछ खास पौधे हैं, जैसे यहाँ पे दिया हुआ चीली में जो है एक आपका जो है क्विल्जा सैपोनेरिया या स्वेपबार्क पेड़ है, उसमें नेचुरली कुछ पेड़ों में पाए जाने वाले कंपाउंड्स होते हैं जो चिकित्सकीय गुण उसमें पाए जाते हैं। कुछ ग्लूकोज के अणुओं से ये बनते हैं और इसमें कुछ ऐसा होता है जिससे क्या होता है कि पूरा जो इस्तेमाल होता है वो एक्सपेरिमेंट में, मेडिसिन सेक्टर में, और ख़ासकर जो है आपका औषधीय गुणों वाली जो दवाइयाँ होती हैं, जो भी एक्सपेरिमेंट होते हैं उसमें कंपाउंड के रूप में इसका इस्तेमाल करते हैं सैपोनिन का। ठीक है, तो ये टीकों में इसका इस्तेमाल किया गया है। भारत में चांदीपुरा विषाणु का प्रकोप है देखने को मिला है। तो आपको इसी साल है 15 अगस्त 2024 के मध्य और जून के बीच में भारत में जो स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा भारत में एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम के 245 मामले देखे गए हैं। 64 मामलों में चांदीपुरा विषाणु के संक्रमण की पुष्टि की गई है। इम्पॉर्टेंट है, भारत में ही देखे गए हैं। ठीक है, तो ये जो आपका चांदीपुरा विषाणु है ये भारत में एंडेमिक है। पेंडेमिक आप जानते ही होंगे। ठीक है, तो एंडेमिक मतलब स्थानिक है, स्थानीय रूप से इसका प्रकोप देखने को मिल रहा है। और सबसे प्रभावित पूछा जाएगा ना, जैसे कि केरल का निपाह वायरस पूछा था कि निम्न में से कौन सा क्षेत्र रहा कि निपाह वायरस से पीड़ित, उसी तरह से पूछ सकता है कि चांदीपुरा विषाणु का वर्तमान प्रकोप सर्वाधिक निम्न में से किस जगह पे रहा? तो गुजरात में रहा। ठीक है, गुजरात में रहा। इंपॉर्टेंट है, यह विषाणु जो है वो सैंड फ्लाई, मच्छर, किलनी वगैरह से जो है वो फैलता है और 15 वर्ष से कम आयु के बच्चों को ये प्रभावित करता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये।
क्यूडेंगा, डेंगू का नया टीका, WHO द्वारा डेंगू का एक नए टीकों को अपनी पूर्व योग्यता की सूची में शामिल किया गया। इसका नाम क्यूडेंगा है। इसको टाक 003 बोल सकते हैं। डेंगू का दूसरा टीका है। जापान द्वारा टाकेडा फार्मास्यूटिकल कंपनी लिमिटेड द्वारा बनाया गया है। लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन है, मतलब इसमें विषाणु का जो जीवित है विषाणु बट बहुत दुर्बल है उसके उसी को उसमें प्रयोग होता है वैक्सीन में, जिससे जो है प्रतिरक्षा प्रणाली शरीर की जो होती है वो एक्टिव होकर के उसे लड़ने का हमारा इम्यून सिस्टम डेवलप कर लेती है। ठीक है, 6 से 16 वर्ष की आयु बच्चों में दिया जाएगा। WHO ने डेंगू के डेंगवैक्सिया के नाम के इस टीके को लाइसेंस दिया था, डेंगवैक्सिया। तो डेंगवैक्सिया हो गया। दूसरा आपका जो ये बना है ये क्यूडेंगा। ठीक है, डेंगू क्या है? डेंगू एक विषाणु जनित रोग है, वायरस से होता है, जो मच्छरों द्वारा फैलता है और मादा मच्छर मुख्य रूप से जो एडीज एजिप्टी मच्छर होती है उसे काटने से मनुष्यों में प्रसारित होता है। 4 वायरस होते हैं, जो 4 प्रकार के वायरस होते हैं वायरस के। डेंगियोल जो है वो हमारा भारत का स्वदेशी टीका है। तो तीसरा चरण में हमारा पहुंच चुका है डेंगियोल, जो अभी उस पर टेस्टिंग हो रही है। कौन कौन बना रहा है? तो ICMR और पैनेसिया बायोटेक मिलकर बना रहे हैं, अभी पूरी तरह से बना नहीं है। ठीक है, तो ध्यान देना, अभी तक भारत में डेंगू के खिलाफ कोई भी लाइसेंस प्राप्त टीका अभी नहीं है। ठीक है, मैन 5CB मेनिंजाइटिस का 5-in-1 टीका है, इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान देना है। तो WHO द्वारा एक वक्तव्य दिया गया कि जो मेनिंजाइटिस है इससे निपटने के लिए 5-in-1 टीके को लॉन्च करने वाला कौन सा देश जो है वो विश्व का पहला देश बन चुका है? तो नाइजीरिया जो है वो हमारे देश का जो है वो अब पूरे विश्व का पहला देश बन चुका है जिसने जो है मेनिंजाइटिस से निपटने के लिए 5-in-1 टीके लॉन्च किया। इसको जो है WHO की अनुशंसा पे लॉन्च किया गया है। इसका नाम जो है मैन 5CB है। टीका जो है वो मेनिंगोकोकल जो जीवाणु है उसकी 5 नस्लों के खिलाफ जो है वो इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो मेनिंजाइटिस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सवाल UPPCS में पूछा गया सवाल है। मेनिंजाइटिस तो एक गंभीर संक्रमण है जो मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी को कवर करने वाली जो भी झिल्लियाँ होती है, मेम्ब्रेन होते हैं, उसमें सूजन करके उसको जो है एक तरह से संक्रमित कर देता है। तो ये मेनिंजाइटिस है, बड़ा ही खतरनाक होता है ये। ठीक, हालांकि कई तरह की जो है जीवाणु विषाणु फंगी वगैरह पैरासाइट वगैरह से ये फैलता हुआ। ग्लोबल हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2024, तो अप्रैल में WHO द्वारा ग्लोबल हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2024 जारी की गई। तो सवाल यही पूछा जा सकता है कि ग्लोबल हेपेटाइटिस रिपोर्ट निम्न में से किसके द्वारा जारी की गई? तो इस रिपोर्ट को जो है वो एक्शन फॉर एक्सेस इन लो एंड मिडिल इनकम कंट्री के विषय पर ध्यान केंद्रित करके बनाया गया। जो निम्न आय और मध्यम आय वाले देश हैं उनमें पहुंच के लिए कार्रवाई के चीज़ को ध्यान में रख करके ये बनाया गया है। तो रिपोर्ट जो है विश्व भर के 187 देशों में जो है हेपेटाइटिस के मामलों के और जो है उन सभी सेवाओं पे जो है उसको कवरेज करने पे ये अनुमान देती है। ठीक, तो ये ध्यान देना है कि इसमें इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हेपेटाइटिस पे WHO की पहली इंटीग्रेटेड रिपोर्ट है जिसमें बताया गया है कि कोविड-19 के बाद जो वायरल हेपेटाइटिस है तथा TB है, ये कम्युनिकेबल डिसीज हैं दोनों, जो कि सबसे अधिक हैं जिस मृत्यु का कारण बने हुए हैं, TB और ये वायरल हेपेटाइटिस। ठीक है, 2/3 लोग जो है उसमें चीन भारत के सबसे अधिक प्रभावित जो है हेपेटाइटिस B के 50% मामले भारत, चीन, इंडोनेशिया हैं। इसी तरह से C में भी भारत, चीन है टॉप पे। इसके बाद अगर आप देखें तो हेपेटाइटिस B के संक्रमण में भी जो है आपका चीन के बाद भारत दूसरा स्थान है। C में भी जो है मतलब मैक्सिमम चाइना और भारत ही है इसमें। इस तरह अगर हेपेटाइटिस की जो है पूरी बातें यहाँ पे की गई है, तो मिस्र जो है हेपेटाइटिस C संक्रमण को समाप्त करने की राह पर गोल्ड टीयर का दर्जा हासिल करने वाला विश्व का पहला देश बन चुका है। ठीक है, तो ध्यान देना है, सवाल ये वर्णनर यहाँ पे बन सकता है कि मिस्र जो है हेपेटाइटिस C संक्रमण को समाप्त करने की राह पर गोल्ड टीयर का दर्जा हासिल करने वाला विश्व का पहला देश बन चुका है। ठीक है, तो ध्यान देना इसको। अभी भारत की जो है इसी में ध्यान देना, 2024 में हेपेटाइटिस A का टीका जो है हैविश्योर को स्वदेशी टीका है उसको लॉन्च किया गया। तो इंडियन इम्यूनोलॉजिकल लिमिटेड द्वारा भारत ने अपना पहला पूर्ण रूप से स्वदेशी हेपेटाइटिस A का टीका लॉन्च किया। इसका नाम था हैविश्योर, इसको आप लोगों ने पढ़ा होगा करंट अफेयर में। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। अब WHO द्वारा सराह का अनावरण हुआ तो 2 अप्रैल को। तो सराह क्या है? तो WHO द्वारा AI संचालित डिजिटल स्वास्थ्य प्रमोटर है सराह, इसका अनावरण हुआ है। ये WHO की पहली डिजिटल स्वास्थ्य प्रमोटर है सराह। इसका पूर्ण रूप जो है इसका स्मार्ट AI रिसोर्स असिस्टेंट फॉर हेल्थ है इसका पूर्ण नाम।
करेगी क्या कि लोगों को स्वस्थ जीवन जीने में मदद करने के लिए जनरेटिव एआई का इस्तेमाल करेगी। 8 भाषाओं में उपलब्ध है। सवाल ये भी पूछ सकता है कि सारा निम्न में से कितनी भाषाओं में उपलब्ध है, तो 8 भाषाओं में है और ये 24/7 है। जो डिजिटल और स्वास्थ्य प्रमोटर है, जो टेक्स्ट और वीडियो के माध्यम से 8 भाषाओं में ये कार्य करती है। अब आता है इंडिया टीबी रिपोर्ट 2024, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय ने इंडिया टीबी रिपोर्ट 2024 जारी किया, जिसमें बताया गया है कि टीबी तो हमारी जो है वो संख्या घटी है, लेकिन अगर आप देखो तो अभी बहुत बड़ी है संख्या टीबी की। भारत में टीबी के उन्मूलन के लिए जो है नेशनल स्ट्रैटेजिक प्लान फॉर ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन 2017 से 25 शुरू किया गया है। यानी हमारा उद्देश्य क्या है कि 2025 तक हम भारत में टीबी का उन्मूलन पूर्ण रूप से कर दें। वैश्विक तौर पे अगर देखें तो हम लोग एसडीजी में बात करते हैं कि हम लोग 2030 तक टीबी का उन्मूलन करेंगे। विश्व के स्तर पे ये लक्ष्य निर्धारित है, लेकिन भारत जो है 5 साल पहले यानी अगले साल तक टीबी को ख़त्म करने की बात कर रहा है। हालांकि अभी तक जो है इसमें उतनी प्रतिबद्धता तो है नहीं। एनडीटीबी 2025 तक इसको करने के लिए प्रतिबद्ध है। WHO द्वारा कोविनेट का अनावरण हुआ है। तो WHO ने सार्स कोव जो है, मार्स कोव है, और ये अनेक प्रकार के जो कोरोना वायरस उभर रहे हैं उसकी निगरानी के लिए कोविनेट का अनावरण किया। कोविनेट है क्या? तो कोविनेट ये है कि कोरोना विषाणुओं के लिए एक ग्लोबल नेटवर्क है, ग्लोबल नेटवर्क जो उसकी निगरानी करेगा, ठीक है, इस सब चीज़ों की काम करेगा वो। तो जो कोविनेट का फुल फॉर्म क्या है? WHO कोरोना वायरस नेटवर्क। 6 रीजन्स में 21 देशों की जो 36 जो लेबोरेटरीज़ हैं, इनमें 3 भारतीय लेबोरेटरीज़ हैं, वहाँ पे इसको जो इस्टेब्लिश किया गया है। तो भारतीय प्रयोगशालाएं जो जहाँ पे इसमें शामिल की गई है, तो ICMR है पुणे वाला, CSIR है और ट्रांसनेशनल स्वास्थ्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान है ये है। केप वर्डे क्या है? तो केप वर्डे न्यूज में इसलिए रहा क्योंकि WHO ने केप वर्डे, इसको मैप में आप देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको मलेरिया मुक्त देश के रूप में प्रमाणित कर दिया गया, ठीक है। तो अब तक अगर देखें तो 43 देशों को और एक रीजन को मलेरिया मुक्त क्षेत्र घोषित कर दिया चुका है। तो ये WHO अफ्रीकी क्षेत्र में मलेरिया के मुक्त के रूप में प्रमाणित होने वाला जो है वो WHO द्वारा एक केप वर्डे तीसरा देश है। इसके पहले मॉरिशस और अल्जीरिया ये भी जो है वो मलेरिया मुक्त के रूप में प्रमाणित किए जा चुके हैं, ठीक है। तो अभी एक रिपोर्ट आई, विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2023, और भारत पिछले साल आई थी। इसके द्वारा रिपोर्ट जारी की गई थी, WHO के द्वारा की गई थी। इसमें बताया गया था कि जो साउथ ईस्ट एशिया है उसमें मलेरिया के लिए जो टोटल मामला है, कुल मामलों में भारत जो है 66% मामलों के लिए जिम्मेदार है पूरे मलेरिया में, साउथ एशिया में, ठीक है। तो सबसे अधिक मलेरिया के जो मामले हैं वो देखा गया, तो मतलब मैक्सिमम तौर पर देखें तो भारत में भी देखे गए हैं, क्योंकि 66% जो है अगर आप देखो तो साउथ ईस्ट एशिया में मलेरिया के लिए भारत ही जिम्मेदार है, ठीक है। तो हमारा लक्ष्य क्या है? 2025 तक इसका उन्मूलन करना, जो अभी संभव तो लग नहीं रहा है। अब आ रहा है वैश्विक टीबी रिपोर्ट 2023, तो पिछले साल की रिपोर्ट है। ग्लोबल ट्यूबरकुलोसिस रिपोर्ट WHO ने जारी की है। तो बताया है कि कोरोना वायरस की संक्रमण की मृत्यु के बाद से टीबी जो है वो दूसरा प्रमुख कारण है जिसमें मृत्यु हो रही है। तो 2/3 जो मामले हैं टीबी के वो 8 देशों से आ रहे हैं। भारत सबसे अधिक है 27%, फिर इंडोनेशिया, फिर चाइना, ठीक है। तो भारत में जो है बहुत अधिक टीबी पीड़ित हैं, ठीक है। तो 2022 में अगर देखें तो सबसे अधिक मामले टीबी के भारत में ही दर्ज किए गए हैं, और भारत में ही 2022 में ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान का शुभारंभ किया गया था। तो प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान का शुभारंभ कब हुआ? 2022 में हुआ था। लक्ष्य क्या है कि हम लोग 2025 तक जो है वो टीबी उन्मूलन का लक्ष्य निर्धारित किए हैं, जो कि टीबी उन्मूलन का वैश्विक लक्ष्य 2035 से बिल्कुल कम है, ठीक है। ये बातें यहाँ पे की गई हैं और इंडिया टीबी रिपोर्ट जो है ये बता ही रही है, ठीक है। इसी के माध्यम से एक निक्षय मित्र पहल भी शुरू की गई थी। प्रधानमंत्री टीबी मुक्त अभियान के तहत ही निक्षय मित्र पहल, इसके माध्यम से होता क्या है कि जो टीबी मरीज है उसको गोद ले जाते हैं, जिससे उनकी देखभाल हो सके, सहायता हो सके, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। अब आता है इंडियन पोल्ट्री क्षेत्र जो है एवियन इन्फ्लुएंजा से मुक्त हो चुका है। तो जो आपका विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन है ये कहाँ पे है? पेरिस, फ्रांस में स्थित है इसका हेडक्वार्टर। इसने बताया है कि भारत का जो पोल्ट्री क्षेत्र है उसमें सबसे अधिक अगर रोगजनक कोई था तो एवियन इन्फ्लुएंजा था, उससे भारत जो है वो मुक्त हो चुका है। और ये मंजूरी कब दी गई है? तो विश्व अंडा दिवस पे की गई है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना है। अब आते हैं हम लोग पर्यावरण विज्ञान, यानी कि जो इन्वायरमेंट साइंस से संबंधित जो भी न्यूज़ में रहे हैं, खबरें रही हैं, जो करंट अफेयर्स, उसको हम लोग देखेंगे।
और इस सारी चीज़ें हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। तो आपने पर्यावरण को भी देखा होगा, उसमें आपको बहुत सारे पहले PYQ में आपने देखा होगा कि कैसे सवाल पूछा जा रहा है। तो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस बड़ा ही खबरों में रहा, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का एक सदस्य देश बनने के भारत के प्रस्ताव को स्वीकृति दी है। ठीक है, तो भारत इसकी स्थापना पर फ्रेमवर्क पर साइन किया और उसका रेक्टिफिकेशन करके इसका सदस्य बन चुका है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का। इसका सदस्य बनने वाले 3 देश और कौन है? निकारागुआ, इस्तावानी और सोमालिया। ठीक है, कब लॉन्च किया गया था? तो IBCA को जो है 2023 में लॉन्च किया गया था। UN के जो सभी देश हैं इसमें इसका सदस्य बन सकते हैं। ठीक है, तो अभी आपको ध्यान देना है कि इसका मुख्यालय अलायंस का कहाँ पे होगा? भारत में होगा। और इसके लिए सरकार ने जो है बजट में जो है इसमें देखो तो 150 करोड़ रुपए का बजटीय सहायता भी दी है। ये अलायंस विश्व की जो प्रमुख बिग कैट जैसे बाघ हो गया, शेर हो गया, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, प्यूमा, जगुआर, चीता, इन सभी चीज़ों के संरक्षण और सिक्योरिटी पे बात करेगा और उस पर ध्यान केंद्रित करेगा। ठीक है, ये चीज़ें हो गई हैं। भारत में 2 नए रामसर स्थल जो है यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, इसको करेक्ट कर रहा। 3 नए रामसर स्थल को जो यहाँ पे मंजूरी दी गई है। कुछ मिस प्रिंटिंग्स हैं इसलिए मैंने इसको हाईलाइट किया। यहाँ पे 3 नए रामसर स्थल हैं, ये गलत दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको ध्यान देना है 3 नई आर्द्रभूमियाँ हैं। तो इसकी संख्या कुल अब कितनी होगी आर्द्रभूमियों की? तो वो 85 हो चुकी है। 3 कौन सी हैं? तो नंजरायण पक्षी अभयारण्य, काजू वैली और तवा जलाशय। ठीक है, तो हम लोग इसको देखते हैं। तो नंजरायण जो है वो काजू वैली कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। और तवा जलाशय MP में है। सबसे अधिक जो कौन सा राज्य है जिसमें सबसे अधिक रामसर साइट्स हैं? तो तमिलनाडु है। दूसरे नंबर पे UP है जिसमें 10 हैं और तमिलनाडु में 18 हैं। तो नंजरायण पक्षी अभयारण्य क्या है? एक फ्रेश वाटर लेक है, तिरुपुर जिले में है। और यहाँ पे शासन करने वाले कई सदी पूर्व राजा नंजरायण के नाम पे इसका नाम रखा गया है। ठीक है, काजू वैली पक्षी अभयारण्य ये 16वां पक्षी अभयारण्य है। खारे पानी की दूसरी सबसे बड़ी झील भी है। ठीक है, ध्यान देना है आपको प्रायद्वीपीय भारत में। अच्छा, अब आता है तवा जलाशय। तवा जलाशय जो है ये आपको ध्यान देना है कि यह जलाशय MP के नर्मदापुरम जिले में है। तवा और देनवा नदियों के संगम पे बना हुआ है। ठीक है, यह तवा नदी जो है नर्मदा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ये भी फैक्ट को आपको ध्यान देना है। यह जो जलाशय है वो पूरा सतपुड़ा बाघ अभयारण्य के क्षेत्र में आता है। ठीक है, लार्जेस्ट प्रोटेक्टेड एरिया भी माना जाता है। इसके पहले जो है 2 रामसर साइटों को यहाँ पे ऐड किया गया था भारत में। तो बिहार के जमुई जिले में झाझा वन रेंज ये स्थित है। कौन सा? तो आपको ध्यान देना है नकटी पक्षी अभयारण्य और नागी पक्षी अभयारण्य को। ठीक है, नकटी नदी पर नकटी बांध बना हुआ है। ठीक है, ये फैक्ट को भी आपको ध्यान देना है इसमें। तो ये सारे जो फैक्ट्स हैं ना, ये डेटा अब इसमें आता है कि कौन कौन से जो रामसर स्थल हैं और उसकी उसका नाम है, कौन से देशों में कौन से राज्यों में जो है ये स्थित है, इसकी बात यहाँ पे की जा रही है। तो टोटल 85 हैं। तमिलनाडु में हम लोग पहले बात करते सबसे अधिक जो है रामसर स्थल कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। तमिलनाडु को हम लोग देखते हैं, इसमें मन्नार की खाड़ी है, पॉइंट कैलिमियर वन्यजीव अभयारण्य है, पिचवरम मैंग्रोव है, पल्ली कर्नरी मार्स फॉरेस्ट रिजर्व है, वेल्लोर पक्षी अभयारण्य है, कुंथनकुलम पक्षी अभयारण्य है, किरीकिली पक्षी अभयारण्य है, उद्या मार्थनादापुरम पक्षी अभयारण्य है, वेदांथंगल पक्षी अभयारण्य है, वेम्बनूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स है, चित्रांगुडी पक्षी अभयारण्य, सुचिद्रम थेरूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स, वुडूर पक्षी अभयारण्य, काजीरंगकुलम पक्षी अभयारण्य, कराईवेट्टी, लॉन्गवुड 16 अभयारण्य रिजर्व, नंजरायण पक्षी अभयारण्य और काजू वैली पक्षी अभयारण्य, ये सभी जो है ये आपके तमिलनाडु में आते हैं। इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़ना है यूपी का। तो ऊपरी गंगा नदी, हैदरपुर आर्द्रभूमि है, बखीरा वन्यजीव अभयारण्य है। ठीक है, बखीरा वन्यजीव अभयारण्य, समसपुर पक्षी अभयारण्य कई बार पूछा गया है, पार्वती अर्गा पूछा गया है कई बार, समन पक्षी अभयारण्य है, सुर सरोवर पूछा गया है, सांडी पक्षी अभयारण्य पूछा गया है, नवाबगंज पूछा गया, सरसई सवर झील है। ठीक है, तो 10 जो है ये आपके यूपी के हैं। इसके बाद आता है पंजाब में ब्यास संरक्षण रिवर है, हरिके झील है, रोपड़ है, केशवपुर मियानी कम्युनिटी रिजर्व है, कांजली है और नांगल वन्यजीव। कांजली और नांगल कई बार कंफ्यूज करता है, ये आप लोग लगाते हैं मणिपुर या इधर उधर वगैरह जो है तमिलनाडु वगैरह लगा देते हैं, आपको ध्यान देना पंजाब में है। ठीक है, उड़ीसा में चिल्का झील, सतकोसिया गाज, भीतरकनिका मैंग्रोव, तंपारा झील याद रखना, हीराकुंड और अंसुपा झील भी। ठीक है, इसी तरह से जम्मू कश्मीर में वुलर झील, होकेरा आइलैंड पूछा हुआ सवाल है, सुरिंदर मानसर झील, हाइगम आर्द्रभूमि रिजर्व कम्युनिटी रिजर्व,
कंजर्वेशन जो है ये। इसके बाद सालहुल आर्द्र भूमि संरक्षण रिजर्व है, ये है। एमपी में ध्यान देना है, भोजपुर आर्द्र भूमि है, साक्ष्य सागर है, सिरपुर आर्द्र भूमि है, यशवंत सागर है, तवा जलाशय है, इसको शामिल किया गया है, ठीक है, हाल ही में। अब आता है कर्नाटक में रंगनाथिट्टू अभयारण्य, अंक समुद्र पक्षी संरक्षण रिजर्व, अघनासिनी एस्चुरी, मगधी केरे संरक्षण रिजर्व। गुजरात में अगर ध्यान देना आपको नल सरोवर, थोल जीव वन्यजीव अभयारण्य, वाधवाना आर्द्र भूमि और खिजड़िया वन्यजीव अभयारण्य। इसके साथ ही आपको हिमाचल प्रदेश में आता है पौंग बांध झील, ठीक है, पौंग बांध झील, चंद्रताल आर्द्र भूमि, रेणुका आर्द्र भूमि सबसे छोटा है, इंपॉर्टेंट है, सबसे छोटा आर्द्र भूमि कौन है, रेणुका है। फैक्ट इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि यहाँ से सवाल बनते हैं हर साल, आपको भी कम से कम 6-7 बार पढ़ना पड़ेगा। अपडेटेड डेटा दिया गया है, बाकी किसी बुक से मत पढ़िएगा, इससे पढ़िएगा आप लोग, ठीक है। केरल है, केरल का वेमनाथ कोल आर्द्र भूमि, अष्टमुड़ी और सास्थमाकोटा झील 3 ही है, ध्यान देना। महाराष्ट्र में नांदूर मध्यमेश्वर, लोनार झील और थाड़े क्रीक। बिहार में भी 3 है, आपको ध्यान देना, काबरताल, नकटी और नागी, जो 2 जोड़े गए हैं हाल ही में, ठीक है। लद्दाख में त्सोमोरी है, सबसे ऊंचा शायद यही है, और चोकर आर्द्र भूमि कॉम्प्लेक्स है, एक बार आप इसको चेक करना। हरियाणा में भिंडवास वन्यजीव अभयारण्य है और सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान है। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान पूछा गया सवाल है, बहुत बार गलत कर देते हैं लोग। सुल्तानपुर यूपी में एक जिला भी है, तो कन्फ्यूजन नहीं होना है, हरियाणा में स्थित है, ये अभयारण्य है, अरे आर्द्र भूमि है, इसको ध्यान देना आप लोग। राजस्थान में 2 है, सांभर झील और केवला राष्ट्रीय उद्यान। पश्चिम बंगाल में सुंदर वन जो आर्द्र भूमि है सबसे बड़ा है पूरे भारत में, और पूर्वी कलकत्ता आर्द्र भूमि है, ठीक है, ये चीज़ें हैं। उत्तराखंड में एक ही आर्द्र भूमि है, आसन कम्युनिटी रिजर्व, ठीक है, आसन कम्युनिटी नहीं, आसन जो है संरक्षण रिजर्व है। आपका गोवा है, गोवा में नंदा झील है। आप नंदा झील में बहुत लोग कन्फ्यूजन कर लेते हैं, गलती होता है सवाल, एक बार मैंने देखा था, इस पर सवाल बहुत अच्छा बना था, नंदा झील पूछा हुआ था, उत्तराखंड लगा देंगे, तो ऐसे ही मतलब आप गलती कर देते हो। तो नंदा झील जो है वो आपको गोवा में है। आंध्र प्रदेश में कोलेरू झील है, आसाम में दीपोर बिल है, मणिपुर में लोकटक है, मिजोरम में पाला आर्द्र भूमि और त्रिपुरा में रुद्रसागर झील है, ठीक है। ये फैक्ट को आपको ध्यान देना, कई बार पढ़ना है, रामसर स्थल है, इसको आपको पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है, इग्नोर करके आप जा नहीं सकते। विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023, और आपको मैं बता दूं जो यूपीपीसीएस का पेपर होगा वो 7 से 8 दिसंबर के बीच में ही होगा, ठीक है, इसी को डेट है, लगभग संभावित स्वीकृतियाँ ली जा रही हैं। अपडेटेड जो मैं आपको खबर बता रहा हूँ कि संभावित तिथि यही है, 7 से 8 दिसंबर, 2 दिन में होगा पेपर, और इसके लिए प्रशासन जो है वो सभी जिलों के डीएम से स्वीकृति लेने के लिए पत्र भी भेज चुका है। तो आपको ध्यान देना है 7 से 8, यानी मुश्किल से आपको 50 दिन मिल रहे हैं, 50 दिन को बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज करना है, और इसमें से आपका प्रीलिम्स हो जाएगा। विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023, स्विट्जरलैंड स्थित जो है IQ-AIR द्वारा विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट जारी की गई। सबको ध्यान देना है, विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट निम्न में से किसके द्वारा जारी की गई, तो आपको ध्यान देना है स्विट्जरलैंड स्थित जो है IQ-AIR द्वारा जारी की गई थी, ठीक है। इसमें बताया गया है कि जो भारत में PM2 पॉइंट है उसकी जो एवरेज औसत जो है, वार्षिक औसत जो कंसंट्रेशन है, वो जो दिशा निर्देश दिए गए हैं उससे लगभग हमारा 10 गुना अधिक है। यानी भारत जो है विश्व और मध्य एशिया और दक्षिण एशिया का तीसरा सर्वाधिक प्रदूषित देश है, बहुत अधिक यहाँ पे प्रदूषण है, ठीक है। बिहार में बेगूसराय विश्व का सर्वाधिक प्रदूषित जो है मेट्रोपॉलिटन एरिया बन चुका, ठीक है। तो ये ध्यान देना। PM क्या होते हैं, PM पार्टिकुलेट मैटर, तो सांस लेने योग्य जो कण होती हैं इसको बोलते हैं, इसमें PM2.5 और PM10 होते हैं आम पार्टिकुलेट मैटर्स, ठीक है। ये चीज़ें हैं जिसमें कि सल्फेट, नाइट्रेट, अमोनिया, डस्ट वगैरह सारी चीज़ें इसमें जो है शामिल होते हैं। तो अब यहाँ पे डेटा को देखते हैं हम लोग। तो भारत देखो तो तीसरा सबसे बड़ा प्रदूषण वाला देश है, जिसमें सब PM2.5 की जो है वो औसत सांद्रता, सब टॉप पे देखें बांग्लादेश है, सेकेंड पे पाकिस्तान, तीसरे पे भारत है, ठीक है। विश्व की जो सर्वाधिक प्रदूषित राजधानी देखें तो राजधानी में सबसे अधिक प्रदूषित हमारी दिल्ली है, प्यारी दिल्ली सबसे प्रदूषित है। दूसरा इसके बाद ढाका है, दूसरा सबसे बड़ा प्रदूषित राजधानी, और तीसरा जो है ओगाडोगु बुर्किना फासो की जो है ये राजधानी है, ध्यान देना आपको, ठीक है। अब आता है आइसोपॉड की नई प्रजाति का नामकरण हुआ है। तो पहले आप समझो आइसोपॉड की नई प्रजाति का नामकरण हुआ है। तो आइसोपॉड होते क्या हैं, तो बिना रीढ़ की हड्डी वाले जानवर जो होते हैं, इन्वर्टेब्रेट्स होते हैं, उसको आइसोपॉड कहते हैं। एक समूह होता है जीवों का, जो कि जो बड़े समूह होते हैं जीवों में उसी से संबंधित होते हैं, जैसे झींगा, केकड़, मछली जो होती है ये सब शामिल होते हैं। विश्व में लगभग 10,000 उसकी प्रजातियां हैं और लगभग हर जगह पाई जाती हैं। सब कुछ स्वतंत्र रूप से रहती हैं, कुछ परजीवी रहती हैं, अन्य जानवरों पर निर्भर होती हैं। तो आइसोपॉड की जो नई प्रजाति है
कोल्लम यानी केरल के तट पर गहरे समुद्र में आइसोपॉड की एक न्यू स्पीसीज़ की खोज की गई है। नाम क्या दिया गया है? तो ब्रूसिथ्रुआ इसरो नाम दिया गया है। ठीक, तो ब्रूसिथ्रुआ इसरो के नाम पर दिया गया, इसका नाम इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना आपको। ये जो है, ये जो नई प्रजाति है वो समुद्री मछली जो है वो आपका स्पाइना ग्रीनाई, इसके गिल की जो कैविटी होती है उसके अंदर पाई जाती है, तो इम्पॉर्टेंट है, ये भी ध्यान देना। इसके नामकरण जो है ब्रूसिथ्रुआ इसरो, ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, भारत में तेंदुओं की स्थिति 2024 में एक रिपोर्ट जारी की गई थी। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा भारत में तेंदुओं की स्थिति रिपोर्ट 2022 जारी की गई थी। ठीक है, तो भारत राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण और भारतीय वन्यजीव संस्थान द्वारा इसके सहयोग से रिपोर्ट जारी की गई। टोटल आबादी 13,874 अनुमानित की गई है। देश में जो एमपी है उसमें तेंदुओं की आबादी जो है वो 3,907 है, मैक्सिमम है। इसके बाद महाराष्ट्र, कर्नाटक, फिर तमिलनाडु आते हैं। यूपी में हमारी कितनी है? 371 है। वैज्ञानिक नेम जो है भारतीय तेंदुआ का पैंथेरा पार्डस फ्यूस्का है। ठीक है, तो भारत में एक और रिपोर्ट थी, जनवरी में लॉन्च की गई थी, हिम तेंदुओं की स्थिति रिपोर्ट। इसका जो है, इसका पूरा कार्यक्रम क्या था? स्नो लिपर्ड पॉपुलेशन असेसमेंट इन इंडिया। इसी कार्यक्रम के थ्रू ये जो रिपोर्ट जारी की गई। भारत में हिम तेंदुओं की जो अनुमानित संख्या है 718 दर्ज की गई थी। सबसे मैक्सिमम स्नो लिपर्ड कहाँ पे पाए जाते हैं? तो लद्दाख में पाए जाते हैं। सेकेंड नंबर पे उत्तराखंड में, थर्ड पे हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, टोटल संख्या 718 है। इसका वैज्ञानिक नेम क्या है? पैंथेरा आंसिया है। वल्नरेबल है आईयूसीएन की सूची में। ठीक है, पूछ सकता है प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड कब लॉन्च किया गया था? जिसे होता है ना कि प्रोजेक्ट एलिफेंट, प्रोजेक्ट टाइगर, तो उसी तरह प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड को आपको याद रखना है। तो प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड जो है 2009 में एस्टेब्लिश किया गया था, सरकार द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड। अब आपको ध्यान देना है कि खेलो इंडिया जो शीतकालीन गेम है उसका शुभंकर भी जो था हमारा हिम तेंदुआ ही था। ठीक है, 23 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस हम लोग मनाते हैं। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट है, आपको ध्यान देना है, 23 अक्टूबर आने वाला है। बर्नीहाट भारत का सबसे प्रदूषित शहर घोषित हुआ है। तो कीरा जो है सेंट्रल फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर, एक स्वतंत्र अनुसंधान संगठन है। इसने जो है एक रिपोर्ट जारी की, ट्रेसिंग द हेजी एयर एक नामक रिपोर्ट जारी की गई थी। इसमें बताया गया था कि जो देश में वायु प्रदूषण के स्तर में कटौती करने में जो हमारा NCAP है, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, उसको एग्जीक्यूशन और उसका जो प्रोग्रेस हुआ है उसमें कितना आकलन हुआ है उसका आकलन करके जो इस रिपोर्ट जारी की गई थी। 227 शहरों को शामिल किया गया। तो बर्नीहाट जो है मेघालय का शहर है जो सर्वाधिक प्रदूषित शहर है, बर्नीहाट। ठीक है, जो बर्नीहाट है वो मेघालय का वो सबसे सर्वाधिक प्रदूषित शहर है। इसके बाद अगर हम आते हैं तो भारत के जो सबसे 50 प्रदूषित शहरों में बिहार के सबसे अधिक जिले हैं, शहर हैं 19 शहर। बिहार में सबसे अधिक शहर हैं 19 जो सबसे अधिक प्रदूषित हैं। यानी टोटल जो 50 शहर हैं जिसमें प्रदूषण वाले, उसमें सबसे अधिक कौन है? जो बिहार के हैं 19। दूसरा आता है हरियाणा, तीसरा आता है राजस्थान। अगर हम बात करते हैं सर्वाधिक प्रदूषित शहरों की सूची को, सबसे टॉप पे यूपी के जो शहर हैं वो आते हैं। यूपी में ग्रेटर नोएडा सबसे टॉप पे है, फिर नोएडा, फिर गाजियाबाद, फिर मेरठ, फिर मुजफ्फरनगर, फिर बागपत और बुलंदशहर। ये जो हैं यूपी के 7 शहर जो हैं वो आते हैं, टॉप पे नहीं है, मतलब 7 शहर जो है पूरे 50 की सूची में आते हैं जो सबसे अधिक प्रदूषित हैं। तो हम लोग अब बात करते हैं कि सबसे अधिक प्रदूषित कौन है, फिर सेकेंड, फिर थर्ड रैंक। तो बर्नीहाट मेघालय का सबसे अधिक प्रदूषित है। दूसरा नंबर पर बेगूसराय है बिहार का। तीसरा आता है ग्रेटर नोएडा यूपी का। चौथा आता है श्रीगंगानगर राजस्थान का। पाँचवा आता है छपरा बिहार। ये 5वां नंबर पर जो है वो बिहार का जो सबसे अधिक प्रदूषित आता है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं PM 2.5, ये PM 10 की बात कर रहा है और PM वही उसी में आ रहा है, PM 2.5 में दिल्ली आ जा रहा है बस। भारत का पहला डार्क स्काई पार्क कहाँ खोला गया है, कहाँ घोषित किया गया है भारत का पहला डार्क स्काई पार्क? तो पेंच बाघ अभयारण्य में घोषित किया गया है। ठीक है, तो ये 2 राज्यों में पेंच बाघ अभयारण्य फैला हुआ, एक है MP, दूसरा है महाराष्ट्र। ठीक है, 2 राज्यों में फैला विस्तृत है। और पहला भारत का डार्क स्काई पार्क घोषित किया गया है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि सवाल यही पूछ सकता है कि भारत का पहला डार्क स्काई पार्क निम्न में से किस चीज़ को घोषित किया गया? तो पेंच बाघ अभयारण्य को घोषित किया गया। ठीक है, यहाँ एक नाइट ऑब्जर्वेटरी बनाई गई है जो कि तारा अवलोकन के लिए निर्मित किया गया है। ठीक है, और देखें तो पेंच बाघ अभयारण्य जो है एशिया का 5वां डार्क स्काई पार्क है। जो पहले कौन कौन से हैं? तो हेहुआन पर्वत है ताइवान में,
इरियोमोटो इशिगाकी राष्ट्रीय उद्यान है जापान का। कोजीशिमा डार्क स्काई आइलैंड जापान का है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। इसके बाद चौथा जो है ये ओवांग फायरफ्लाई इको पार्क दक्षिण कोरिया का, याद नहीं रखना है लेकिन आपको एक बार पढ़ लेना है, ये इंपॉर्टेंट। डार्क स्काई पार्क होते क्या हैं, तो रात्रिकालीन जो आकाश है उसको आर्टिफिशियल जब लाइट जलती है ना, आप देखते होंगे अगर आप शहरों के आसपास, अगर आप गांव में रहते हैं तो शहरों में जो लाइट जलती है आप देखो उधर लगेगा कि सूर्य भगवान उदय हो रहा है। ऐसे जो प्रकाश होता है ना, वो होता क्या है कि वो प्रदूषण एक तरह से होता है, प्रकाश प्रदूषण, क्योंकि ऐसा वातावरण निर्मित करता है जो कि स्थानीय जो पारिस्थितिकी तंत्र है उसको कहीं ना कहीं प्रभावित करता है। साथ साथ करता क्या है कि फिर जो पूरी ऑब्जर्वेटरी होती हैं या जो ऑब्जर्वेटरी इस्टेब्लिश की जाती हैं जो अंतरिक्ष का अध्ययन करने के लिए रातों में ही हो सकता है ना, तो उसको प्रभावित करता है। तो दक्षिण पूर्व एशिया का पहला नाइट स्काई अभ्यारण्य कहाँ बनाया जा रहा है, फैक्ट सवाल ये भी पूछ सकता है। तो लद्दाख में बनाया जा रहा है, हानले गांव में होगा, पूर्वी लद्दाख का हानले गांव। आप लोगों ने पढ़ा होगा किसके सहयोग से बनाया जा रहा है, तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स बेंगलुरु वाला है, उसके थ्रू से बनाया जा रहा है, ठीक है। अब इसमें यहाँ पे जो हानले जो पार्क है, इसमें यहाँ पे हानले गाँव में यहाँ पे क्या होगा कि इसको ध्यान देना इसमें कि एस्ट्रो टूरिज़्म को बढ़ावा दिया जाएगा। तो सवाल ये भी फैक्ट पूछ सकता है ना कि एस्ट्रो टूरिज़्म निम्न में से किस पार्क में बढ़ाया जाएगा, किस में बढ़ावा दिया जाएगा, निम्न में से किस रात्रि के जो ऑब्जर्वेटरी जहाँ पे एस्टेब्लिश की जा रही है वहाँ पे बनाया जाएगा। तो आपको ध्यान देना है हानले पार्क जो लद्दाख वाला है वहाँ पे बनाया जाएगा, ठीक है। इसमें इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी भी स्टेब्लिश है हानले में, और सब बहुत अधिक ऊँचाई पर भी स्थित है, 4500 मीटर की ऊँचाई पर स्थित है। अब आता है नीलगिरी तहर परियोजना। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने नीलगिरी तहर परियोजना को लॉन्च किया। पिछले साल आप लोगों ने पढ़ा था, बहुत इंपॉर्टेंट है। तमिलनाडु ने अपने राज्य की पशु नीलगिरी तहर के संरक्षण के लिए इसको मंजूरी दी थी। भारत में इस प्रकार की पहली परियोजना है, 5 वर्षों की अवधि के लिए लागू किया गया है। 7 अक्टूबर को नीलगिरी तहर मनाते हैं, बीत गया है। इसको इंडेंजर्ड की इस लिस्ट में रखा गया है, IUCN की रेड लिस्ट में। अब आते हैं हम लोग डिफेंस साइंस पे, जहाँ से हर साल सवाल बनते हैं। डिफेंस साइंस पे एक्सरसाइजेस में बनते हैं, कुछ परीक्षण होंगे मिसाइल का, या फिर कुछ जो टैंक होंगे या चीज मतलब कुछ भी नया डेवलपमेंट्स होता है वहाँ पे फैक्ट आधारित सवाल बनते हैं। तो फैक्ट हम लोग देखेंगे इसमें। शुरुआत करते हैं हम लोग जोरावर हल्का युद्धक टैंक की बात यहाँ पे हो रहा है। तो DRDO द्वारा भारत के हल्के टैंक इंडिया लाइट टैंक का सफलतापूर्वक जो है संपन्न किया गया है, उसका परीक्षण संपन्न हुआ है, ठीक है। तो इसका नाम रखा गया है जोरावर सिंह के नाम पे। तो जोरावर सिंह ने लद्दाख और पश्चिमी तिब्बत में चीन की सेना के खिलाफ जो है सैन्य अभियान को संचालित किया था, ठीक है। तो लार्सन एंड टर्बो के सहयोग से जो है DRDO द्वारा यहाँ पे इसको बनाया गया है। नहीं, इसको DRDO द्वारा परीक्षण हुआ है, इसका विकास हुआ है लार्सन एंड टर्बो के सहयोग से संग्राम वाहन अनुसंधान और विकास संस्थान द्वारा, ठीक है। तो ये जो है इसी DRDO की एक इकाई है। तो सवाल कभी कभी पूछ सकता है ना कि संग्राम वाहन अनुसंधान विकास संस्थान द्वारा और लार्सन एंड टर्बो LNT दे देगा आपको, LNT इसको लिखता है LNT, ठीक है, लार्सन एंड टर्बो। तो ये DRDO की इकाई है। तो कभी कभी या तो ऑप्शन DRDO में दे देगा या फिर आपको ध्यान देना है CBRD देगा, यानी कि कॉम्पैक्ट व्हीकल रिसर्च डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट। तो दोनों आपको लगाना है क्योंकि दोनों एक ही चीज़ है, दोनों उसी की इकाई है DRDO की, ठीक है। लार्सन एंड टर्बो एक दूसरी कंपनी है, तो लार्सन एंड टर्बो के सहयोग से इसको बनाया गया है, ठीक है। तो जोरावर क्या है, इंडिया का लाइट टैंक है, हल्का युद्धक टैंक है, ठीक है। तो इसका अगर परिचालन करें तो हम लोग परिवहन वायु मार्ग से भी कर सकते हैं, और इसको मतलब इसका एम्फीबियस ऑपरेशंस के लिए इसको डिज़ाइन किया गया है, जैसे कि इसको ज़मीन से भी ला सकते हैं और इसको किसी हेलीकॉप्टर में या फिर जो है एयरक्राफ्ट में कैरियर में उसमें लाद करके हम लोग ले जा सकते हैं। ये चीज़ें इसमें दी गई हैं। VLSR SAM का परीक्षण हुआ है DRDO और नौसेना द्वारा। VLSR SAM का परीक्षण हुआ है। तो ये क्या है, तो ध्यान देना है आपका, इसका जो परीक्षण हुआ था ये जो है एक भूमि आधारित वर्टिकल लॉन्चर से किया गया था, ठीक है। तो इस मिसाइल ने कम ऊंचाई पर तेज़ गति से उड़ रहा था एक हवाई लक्ष्य, उसको भेद दिया, निशाना बना दिया, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना है, इसका पूर्ण रूप क्या है, तो वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, ठीक है। तो किस लिए इसका इस्तेमाल होता है, तो मतलब ये ध्यान देना है कि निकट दूरी के जो विभिन्न हवाई खतरे होंगे उससे निपटने में ये मदद करेगा। मालपे और मुल्की का जलावतरण हुआ है। तो एंटी सबमरीन वॉरफेयर सैलो वाटरक्राफ्ट है। इसके चौथे और 5वें पोर्ट मालपे और मुल्की का कोच्चि में जलावतरण किया गया। किसके द्वारा बनाया गया, तो कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा बनाया गया है, ठीक है।
ध्यान देना है कि केंद्रीय रक्षा मंत्रालय और कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड, इस कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड कंपनी है डिफेंस सेक्टर की, जिसमें जो है इसने पनडुब्बी रोधी युद्धक क्षमता वाले 8 पोतों के निर्माण के लिए साइन किए थे, जिसमें से जो है इसको माहे क्लास की पोतों के रूप में बनाया जाएगा। तो इसी में जो है आपका मालवे और मुल्की 2 पोतों का जो है जलावतरण हुआ है, तो यानी उसको जो है जल में उतार दिया गया है। ठीक है, अग्नि 4 का सफल परीक्षण हुआ है। तो उड़ीसा के चांदीपुर स्थित जो इंटीग्रेटेड परीक्षण केंद्र है, रेंज है, वहाँ से अग्नि 4 का मिसाइल का प्रक्षेपण हुआ। स्ट्रैटेजिक फोर्स कमांड के जो है तत्वाधान में हुआ। ये इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, मध्यम दूरी की। ठीक है, तो इसमें आपको ध्यान देना है, इसमें 2 चीज़ लगी हुई है। 5वीं पीढ़ी की कंप्यूटर प्रणाली से सुसज्जित है, एडवांस एवियोनिक्स का इस्तेमाल होता है इसमें। ठीक है, इसमें 2 चीज़ें लगी हुई हैं, एक है रिंग लेजर क्रायो बेस्ड इनर्शियल नेविगेशन, रिंग्स और मिंग्स। ये करते क्या है, रिंग्स और मिंग्स की जो मिसाइल है उसको अपना लक्ष्य जो है उसमें सटीकता पे एकदम जाकर लगे, इसको उसमें मदद करते हैं। इसमें री एंट्री हीट शील्ड भी लगा हुआ है, जो 4000 डिग्री सेल्सियस के जो तापमान होगा उसको भी सहन करने में सक्षम बनाएगा, और अंदर का तापमान 50 डिग्री पे रखेगा, ताकि जो है सफल तरीके से मिसाइल काम कर सके। ठीक है, अंतर महाद्वीपीय रेंज की श्रृंखला है, और ये जो अग्नि श्रृंखला की मिसाइलें होती हैं वो सतह पर मार करने वाली मिसाइलें हैं। तो कभी कभी पूछ देता है सवाल ये कि अग्नि जो है मिसाइल सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल, सतह या हवा से सतह या सतह से हवा, ऐसे ऑप्शन में दे देगा आपको। ठीक है, अग्नि फर्स्ट का भी मिसाइल का परीक्षण हुआ APJ अब्दुल कलाम द्वीप से। ठीक है, इसी तरह से आ रहा है समुद्र प्रताप, इम्पॉर्टेंट है, गोवा में स्वदेश निर्मित है हाल ही में। प्रदूषण नियंत्रक पोत, बड़ा इंपॉर्टेंट होगा ये फैक्ट पूछेगा तो। प्रदूषक नियंत्रण पोर्ट, पॉल्यूशन कंट्रोल वेसल है, इसका नाम रखा गया समुद्र प्रताप। कहाँ पे परीक्षण हुआ, तो गोवा में इसका जलावतरण हुआ है, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा भारतीय तटरक्षक बल को दिया गया। ठीक है, सेबेक्स 2 विस्फोटक, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप TNT को पढ़े होंगे, UPPSC में पूछा भी गया है, कई बार TNT पूछा जाता है। इसका फुल फॉर्म है ट्राई नाइट्रोट्योलिन। ठीक है, ये विस्फोटक होता है। तो जो सेबेक्स 2 विस्फोटक है वो इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड, इसके द्वारा बनाया गया एक विस्फोटक है, जो इसकी कई गुना अधिक है TNT के, इसका 2 गुना अधिक है। ठीक, जो बहुत घातक होगा। ठीक है, और ये नॉन न्यूक्लियर एक्सप्लोसिव है, इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अब आता है INS अरिघात, बड़ा इंपॉर्टेंट है सवाल, ये INS अरिघात पूछा हुआ सवाल है, हाल के एग्जाम्स में पूछा गया है बार बार। तो विशाखापट्टनम में INS अरिघात को जो है नौसेना में शामिल किया गया। ठीक है, ध्यान देना, हमारी ये परमाणु पनडुब्बी है जो दूसरी स्वदेश निर्मित है। ठीक है, अरिहंत श्रेणी की। ठीक, जो नाभिकीय सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल से लैस पनडुब्बी है INS अरिघात। ठीक है, INS अरिघात को जो है K-15 मिसाइलों से लैस किया गया है, और ये क्या करेगी, न्यूक्लियर ट्राइड क्षमता को हमारी जो है वो मजबूत करेगी, यानी समुद्र से भी हम जो है न्यूक्लियर वॉरहेड को प्रक्षेपित कर सकते हैं, वायु से भी कर सकते हैं और ज़मीन से भी कर सकते हैं। ठीक है, गौरव लंबी दूरी का ग्लाइड बम, तो DRDO ने एक लंबी दूरी के ग्लाइड बम का पहला परीक्षण किया है। इस बम को नाम दिया गया है गौरव, उड़ीसा के तट से किया गया। सुखोई 30 MK-1 लड़ाकू विमान द्वारा इसको लॉन्च किया गया। तो इसमें जो है ध्यान देना है, अडानी डिफेंस एरोस्पेस और भारत फोर्ज लिमिटेड ने भी भाग लिया। वायु से लॉन्च करने वाला ग्लाइड बम है गौरव। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। इस बम को किसने बनाया है, तो सबसे फैक्ट वाली बात याद रखनी है, तो अनुसंधान केंद्र इमारत, रिसर्च सेंटर इमारत द्वारा बनाया गया है। ठीक है, रिसर्च सेंटर इमारत द्वारा बनाया गया है, गौरव बम ग्लाइड बम है। ये उड़ीसा की जो उड़ीसा में जो है इसको तट से संचालित किया गया था सुखोई विमान से। ठीक है, बैलिस्टिक मिसाइल प्रतिरक्षा प्रणाली का परीक्षण हुआ है DRDO द्वारा। तो DRDO द्वारा फेज़ 2 की जो बैलिस्टिक मिसाइल प्रक्षेपण है उसका परीक्षण किया गया, 5000 किलोमीटर की रेंज वाली, जो ध्यान देना मिसाइल प्रतिरक्षा प्रणाली, मिसाइल डिफेंस सिस्टम, यानी मिसाइल का परीक्षण नहीं हो रहा है, मिसाइल से बचने के लिए डिफेंस क्या किस तरह से हो सकता है उसका परीक्षण हो रहा है। ठीक है, तो इसमें स्वदेशी क्षमता का प्रदर्शन हुआ है। तो पहले फेज की जो मिसाइल के जो बैलिस्टिक प्रतिरक्षा प्रणाली है उसको हम लोग तैनात कर चुके हैं। 2000 किलोमीटर तक की अगर बैलिस्टिक मिसाइल होगी तो उसको हम लोग इंटरसेप्ट करके मार सकते हैं। दूसरा चरण जो है 5000 किलोमीटर की रेंज के लिए हम लोग काम कर रहे हैं इसमें। ठीक है, तो इसका जो है ये ध्यान देना है कि इस नया वाला जो परीक्षण हुआ इसमें जो शत्रु की मिसाइल थी उसमें एक टारगेट मिसाइल को धामरा उड़ीसा से लॉन्च किया गया। ठीक है, तो इसके बाद इसने जो है
ध्यान देना है, इसको चांदीपुर के इंटीग्रेटेड से जो लॉन्च सेंटर है वहाँ से लॉन्च किया गया और उसने जो है अपने सटीक लक्ष्य को भेज दिया। ठीक, अब आता है INS त्रिपुट का जलावतरण। त्रिपुट, INS त्रिपुट का जलावतरण हुआ है, किसने बनाया है? तो गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा बनाया गया। इसमें पहला पोत है, 2 एडवांस युद्ध पोतों के निर्माण होना था, इसमें से पहला पोत है, इसका नाम है। ठीक है, अब INS त्रिपुट का नाम किया गया शक्तिशाली तीर के नाम पे, जो है माइटी एरो के नाम पे किया गया है। ठीक, तो ये इम्पोर्टेंट है। अब आता है इसमें अभ्यास का सफल परीक्षण। तो DRDO द्वारा अभ्यास के लगातार 6 विकासात्मक उड़ान परीक्षण संपन्न कर चुके हैं हम लोग। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान देना। अब ये अभ्यास है क्या वो समझो आप। जैसे मान लो कि कोई मिसाइल है, ठीक है, उसका टेस्टिंग करना है, तो कैसे टेस्टिंग करोगे आप? तो मान लो कि टेस्टिंग में ये नहीं कि कोई आकाश में चीज़ें उड़ रही हों और उसको मिसाइल से जो है, आप मान लो अग्नि 5 का आपको टेस्टिंग करना है, तो आकाश में कोई चीज़ उड़ाई जाएगी, एयरबोर्न जो होगा वो ऑब्जेक्ट होगा, तो जाएगा वहाँ पे मिसाइल उसी को टारगेट करेगी। यही जो है उसी का एक वस्तु होती है। उच्च गति से नष्ट होने वाला हवाई लक्ष्य होता है अभ्यास। ठीक है, अभ्यास इसको बोलते हैं HIT, हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट होता है, जिसका हम लोग इस्तेमाल अभ्यास सत्र के दौरान मान लो अभ्यास कर रहे हैं, मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहे हैं या परीक्षण कर रहे हैं, तो इसके द्वारा हम लोग निशाना बना सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान देना है। अभ्यास को DRDO के वैमानिकी जो विकास प्रतिष्ठान है, एरोनॉटिक्स डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट, इसके द्वारा डिज़ाइन किया गया है, तो ये ध्यान देना है। प्रैक्टिस के लिए खतरों का जो है एक रियल ऑब्जेक्ट के रूप में जो है वो बताता है कि देखो यहाँ मतलब एक तरह से रियल फीलिंग दिखाएगा कि ये जो है आपका टारगेट है, इसको आपको भेजना है। तो जो मिसाइल होगी तभी तो वास्तविक तौर पे, जब तक टारगेट नहीं सही होगा तो मिसाइल का वास्तविक तौर पे परीक्षण कैसे हो सकता है? तो अभ्यास इसी चीज़ की कमी को पूरा करता है। ठीक है, अब आता है रुद्रम प्रथम का सफल परीक्षण। तो चंदन रेंज राजस्थान है, उसमें भारत की पहली स्वदेश विकसित नई पीढ़ी की न्यू जनरेशन की एंटी रेडिएशन मिसाइल का परीक्षण हुआ है। बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 2 मई को चंदन रेंज राजस्थान में है और वहाँ पे न्यू जनरेशन एंटी रेडिएशन मिसाइल का परीक्षण हुआ है। इसको नाम जो है रुद्रम प्रथम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये क्या है? हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइलों की श्रृंखला है। इसको जो है ध्यान देना है। इसके विकास में रक्षा अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला जो हैदराबाद है, इसने एक नोडल एजेंसी के रूप में कार्य किया है। तो रुद्रम प्रथम जो होगा इंडियन एयरफोर्स की दुश्मन की वायु रक्षा प्रणाली का दमन करने में सहायक सिद्ध होगी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। रुद्रम सेकंड का भी परीक्षण हुआ है DRDO के उड़ीसा तट से, सुखोई MK-1 विमान से किया गया, सुखोई 30 से। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। अब वायु से सतह पर मार करने वाली मिसाइल कई प्रकार की जो दुश्मन की जो एसेट हैं उसको यहाँ पे नष्ट कर सकती है। अब आता है फिलीपींस को ब्रह्मोस की आपूर्ति। फिलीपींस ने हमारे जो है ब्रह्मोस मिसाइल को खरीदा था, तो फिलीपींस को ब्रह्मोस सुपरसोनिक की पहली खेप 19 अप्रैल को भारत ने भेज दी और फिलीपींस इस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को प्राप्त करने वाला पहला विदेशी राष्ट्र बन चुका है। ठीक है, ब्रह्मोस क्या है? तो ब्रह्मोस जो है DRDO और रूस के जो है NPO मैसिनोस्ट्रोनिया के मध्य एक जो है जॉइंट एक उद्यम है, उसका परिणाम है भारत के ब्रह्मपुत्र और रूस की मस्कदा। तो ब्रह्मोस इसी के नाम पे बना है नाम। तो ध्यान देना है, मैक 2.8 की गति से जो है ये उड़ान भरने में सक्षम है। अग्नि प्राइम का सफल परीक्षण हुआ है। तो अग्नि प्राइम की नई बैलिस्टिक मिसाइल जो है उसका सफल परीक्षण हुआ है स्ट्रैटेजिक फोर्सेस कमांड और DRDO द्वारा अग्नि प्राइम का। ठीक है, अग्नि प्राइम क्या है? तो अग्नि प्राइम जो है अग्नि श्रेणी की सतह से सतह पर मार करने वाली जो मिसाइल है उसका एडवांस वर्जन है। 1000 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर तक इसकी मारक क्षमता है। तो अग्नि जो प्राइम है वो क्या है? अग्नि श्रृंखला की जो पूर्व मिसाइलें होंगी उससे काफ़ी ये हल्की बनाई गई है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। अच्छा, अब आता है कि अब एक कनस्तरीज मिसाइल है जिसे रोड या रेल प्लेटफॉर्म से भी हम लॉन्च कर सकते हैं। तो ये एडवांस है, तो जाहिर सी बात इसमें कुछ और खूबियाँ होंगी ही। अब आता है FWD 200B। FWD 200B ये क्या है? भारत का पहला स्वदेशी बमवर्षक UAV है। सवाल पूछा सकता है आपका कि आपका जो है भारत का पहला स्वदेशी बमवर्षक UAV होगा, अनमैन्ड एरियल व्हीकल होगा। ठीक है, तो बेंगलुरु में कर्नाटक स्थित फ्लाइंग वेज डिफेंस एंड एरोस्पेस टेक्नोलॉजी ने एक फ्लाइंग वेज डिफेंस 200B नामक एक UAV का अनावरण किया है। भारत का पहला स्वदेशी तौर पे बनाया गया बमवर्षक UAV है, बड़ा इंपॉर्टेंट है।
ठीक है। 100 किलो तक हम यहाँ पे पेलोड कैपेसिटी ले जा सकता है, 100 किलो जो है वो बम ले जा सकता है। परमाणु रोधी पोत अग्रे और अक्षय लॉन्च हुए हैं 13 मार्च को। नौसेना के 2 पनडुब्बी जो रोध पोत है INS अग्रे, INS अक्षय को कोलकाता में लॉन्च किया गया है। इसके लिए इस दोनों पोत जो है भारतीय नौसेना के लिए मेसर्स गार्डन रीच शिप बिल्डर इंजीनियर द्वारा 8 जो है एंटी सबमरीन जो वारफेयर बनाया जा रहा था वाटरक्राफ्ट, इसके तहत 5वां 6वां पोत है। 5वां कौन सा है? अग्रे। 6वां कौन सा है? अक्षय। ठीक है, इसको लॉन्च किया गया है। ध्यान देना है, एंटी सबमरीन वॉरफेयर क्राफ्ट है ये, तो इम्पोर्टेंट है। अभी यहाँ पे देख लो कि देखो 8वें सबमरीन जो यहाँ पे देखो, तीसरा पोर्ट था INS अंजदीप था। ठीक है, इसका चौथा पोर्ट था INS अमिनी था। और ध्यान देना है, अमिनी द्वीप जो है लक्षद्वीप स्थित भारत का स्ट्रैटेजिक बहुत ही इंपॉर्टेंस है और इसीलिए इस पोत का नाम जो है अमिनी रखा गया है। बहुत ध्यान से देना इसको आप देखना। और ये आपका देख लिया आपने चौथा पोत। अब ये 5वां और 6वां कौन है? तो 5वां अग्रे, 6वां जो है अक्षय है। अभी 2 पोत और भी आएंगे जो कि मेसर्स गार्डन रीच शिप बिल्डर इंजीनियर बनाएगा। ठीक है, अब आता है मिशन दिव्यास्त्र। तो मिशन दिव्यास्त्र से पढ़ने से पहले हम आप लोग को देखते हैं MIRV टेक्नोलॉजी। तो MIRV टेक्नोलॉजी क्या होती है? मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेड री एंट्री व्हीकल होता है, इसका फुल फॉर्म होता है। इसको बनाने का और तैनात करने का श्रेय जो है USA को सबसे पहले जाता है। MIRV टेक्नोलॉजी होती क्या है ना कि कई सारी जो है मल्टीपल वॉरहेड को ले जा सकती है और किसी भी लक्ष्य को, ध्यान देना है, कोई मिसाइल होगी, मान लो कि कोई मिसाइल जा रही है, मिसाइल में एक क्या होगा, उसमें एक वॉरहेड लगा होगा जो एक टारगेटेड एरिया पे जाकर हिट कर देगी। लेकिन जो मिसाइल MIRV टेक्नोलॉजी से लैस होता है उसमें कई सारे वॉरहेड लगे होते हैं और वो स्वतंत्र रूप से कई सारी जो भी खतरे होंगे अपने सामने आएंगी उसमें वो टारगेट कर सकती है, मल्टीपल टारगेट को हिट कर सकती है स्वतंत्र रूप से। ठीक है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और बिल्कुल एकदम लक्ष्य इसका बड़ा सटीक होता है। ठीक है, जटिल टेक्नोलॉजी है MIRV। तो इसमें सबसे पहले इसको USA ने जो है इसको आपको जो बनाया तैनात किया था, तो ये इंपॉर्टेंट है। और कोई भी जो मिसाइल जो MIRV टेक्नोलॉजी होती है, किसी भी देश की मिसाइल डिफेंस टेक्नोलॉजी को जो है वो भेदने में सक्षम होती है। मिसाइल डिफेंस का जो टेक्नोलॉजी होगा वो उसको पकड़ नहीं पाता है। तो मिशन दिव्यास्त्र को जो है DRDO ने MIRV टेक्नोलॉजी से लैस अग्नि 5 का जो मिसाइल है उसका प्रथम परीक्षण सफलतापूर्वक संपन्न किया है। इसका नाम रखा गया है मिशन दिव्यास्त्र। ठीक है, तो आपको याद रखना है मिशन दिव्यास्त्र को। हुआ कहाँ पे? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से किया गया था। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, भारत अब इसी टेक्नोलॉजी से जब लैस हुआ है, सफलतापूर्वक परीक्षण हुआ है, तो भारत जो है वो अमेरिका, UK, रसिया, फ्रांस, चीन जैसे जो विशिष्ट देश हैं जिसके पास MIRV टेक्नोलॉजी है उसमें शामिल हो गया है। ठीक है, अब आता है प्रथम मेड इन इंडिया ASTDS टग ओशन ग्रेस। तो ये इंपॉर्टेंट है कि भारत का जो प्रथम स्वदेश निर्मित जो है अप्रूव्ड स्टैंडर्डाइज्ड टग डिज़ाइन एंड स्पेसिफिकेशन टग ओशन ग्रेस का उद्घाटन किया गया। ठीक है, तो टग क्या होता है? एक विशेष प्रकार का पोत या वाहन होते हैं जो बड़े वाहनों को बंदरगाहों के अंदर और बाहर ले जाने के लिए डिज़ाइन होते हैं। ठीक है, बड़े पोतों को खींचने के लिए, ढकेलने के लिए, मार्गदर्शन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो भारत का स्वदेश निर्मित जो है एक ओशन ग्रेस टग जो है उसका उद्घाटन किया गया है। 60 टन के जो है ये बोलार्ड पुल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 45 करोड़ रुपए की जो है लागत से निर्मित किया गया है। केंद्रीय पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा ग्रीन टग ट्रांजिशन प्रोग्राम लॉन्च किया गया। तो पूछ सकता है ग्रीन टग ट्रांजिशन प्रोग्राम क्या है? तो इसमें ध्यान देना है कि इसमें ये बनाया इसलिए गया है क्योंकि जो भी टग जो हैं जो खींचते हैं बड़े शिप्स को, उसका मार्गदर्शन करते हैं, उसको पोर्ट पे या बाहर ले जाने या अंदर करने में उसको मदद करते हैं, तो उनको मेथनॉल से, अमोनिया से, हाइड्रोजन जैसे जो गैर जीवाश्म ईंधन है उससे संचालित होने वाले ग्रीन हाइब्रिड टग में बदला जाएगा। 2030 तक 50% जो टग हैं उसको ग्रीन टग में परिवर्तित करना है। ठीक है, अब आता है KG परियोजना। प्रथम तेल टैंकर पोत स्वर्ण सिंधु का शुभारंभ हुआ। तो नरेंद्र मोदी द्वारा कृष्णा गोदावरी बेसिन KG बेसिन जो है उसमें KG-DWN 98/2 ब्लॉक से पहले कच्चा तेल वाहक पोत जो है वो स्वर्ण सिंधु को हरी झंडी दिखाई गई। ठीक है,
इसका इस कच्चे तेल जो उत्पादित नौ कच्चा तेल है उसको KG 92/2 रखा गया है नाम, ठीक है। तो इसको ध्यान देना है कि लो सल्फर वाले जो स्वदेशी कच्चा तेल है उसको MRPL में जो विभिन्न ईंधन है उसमें पेट्रोकेमिकल उसमें हम लोग ट्रांसफ़र करेंगे। इम्पॉर्टेंट बात यह है ONGC द्वारा, महारत जो कंपनी है उसके द्वारा ONGC में कृष्णा गोदावरी KG बेसिन में जो ब्लॉक है 92/2 इससे पहली बार तेल का सफलतापूर्वक उत्पादन करने की घोषणा की गई है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये कच्चा तेल वाहक पोत का संचालन से हो गया कि ये ONGC के लिए बड़ी उपलब्धि होगी और आयातित तेल पर निर्भरता कम करने की सरकार के जो दृष्टिकोण है वहाँ से इस पर इसी के अनुरूप भी है। स्वर्ण सिंधु, ध्यान देना है, स्वर्ण सिंधु जलपोत का निर्माण 2010 में किया गया था, भारत का तेल वाहक पोत है, ठीक है। अब आता है आपका वसोराड्स का सफल उड़ान परीक्षण हुआ है DRDO द्वारा। VSHO RADS चांदीपुर के इंटीग्रेटेड जो टेस्टिंग रेंज है वहाँ से शुरू इसका परीक्षण हुआ। एक इसका पूर्ण रूप है वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है, ठीक है। वसोराड्स बहुत कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली है, ये एक मानव द्वारा वहनी है और DRDO की जो प्रयोगशाला है रिसर्च सेंटर इमरात हैदराबाद द्वारा बनाई गई है, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट है बहुत। ये डिफेंस जो है ये आपका पूरा सिस्टम है, मैन पैड्स है यानी कि मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस है, यानी मनुष्य के कंधे पर रखकर ये मिसाइल दागी जा सकती है, ठीक है। सरफेस टू एयर मिसाइल है, सैनिक द्वारा कहीं पे इसको ले आकर के दाग सकते हैं आप, ठीक है। अलागेला द्वीप में हवाई पट्टी और जेट्टी का उद्घाटन हुआ है। तो मॉरिशस का जो अलागेला द्वीप है उसमें एक नई हवाई पट्टी और एक जेट्टी यानी घाट का सेंट जेम्स जेट्टी इसका उद्घाटन किया गया PM मोदी और मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जुगनाथ द्वारा, ठीक है। तो ये भारत और मॉरिशस के अलागेला द्वीप पर जो है इसी के सुविधाओं के लिए समुद्री और हवाई परीक्षण के लिए एक MOU साइन हुआ था। इसके पहले भी जो है अलागेला द्वीप पर एक घाट का निर्माण इसमें शामिल करना था। अभी आपको ध्यान देना है कि मॉरिशस जो है, पूछा जा सकता है सवाल, भारतीय जन औषधि परियोजना को लागू करने वाला पहला देश बन चुका है विश्व में, ठीक है। इसके साथ ही मॉरिशस ने और प्रधानमंत्री ने वहाँ के मॉरिशस से UPI और रुपे कार्ड की सेवाओं को लॉन्च किया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो जन औषधि परियोजना का उद्देश्य क्या है कि जेनरिक दवाइयाँ और सस्ती गुणवत्तापूर्वक दवाइयों को यहाँ पे उपलब्ध कराया जा सके, ठीक है। अब आता है समर वायु रक्षा प्रणाली, वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली है। तो वायु शक्ति 2024 अभ्यास के दौरान वायुसेना द्वारा समर प्रणाली का उड़ान परीक्षण किया गया। समर क्या है? सरफेस टू एयर मिसाइल एस्योर्ड रिसलेशन वायु रक्षा प्रणाली का परीक्षण यहाँ पे हुआ, ठीक है। यह परीक्षण कहाँ पे हुआ? तो सूर्यलंका एयरफोर्स स्टेशन आंध्र प्रदेश। आप श्रीलंका मत लगा देना यार, उसको गलती मत करना। सूर्यलंका एयरफोर्स स्टेशन आंध्र प्रदेश है। सरफेस टू एयर वाली मिसाइल है, ठीक है। एक डिफेंस मिसाइल है जो कि एयर डिफेंस को काम करती है, ठीक है। तो ध्यान देना है कि जो कम दूरी पे उड़ान उड़ने वाले जो हवाई खतरे उससे निपटने के लिए काम करेगी। INS संधायन जो है, संधायक, ये भारतीय नौसेना में शामिल हुआ है। विशाखापट्टनम में जो नौसैन्य पोतवा है नेवल डॉकयार्ड, इसमें INS संधायक को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। गार्डन रिच शिप बिल्डर इंजीनियर लिमिटेड द्वारा निर्मित है, ठीक है। संधायक का अर्थ होता है कि विशेष खोज करने वाला, ठीक है। तो आपको ध्यान देना है कि इस परियोजना के तहत निर्मित कौन कौन से पोत हैं। संधायक को शामिल कर लिया गया है, लेकिन INS निर्देशक होगा, INS इच्छक होगा, INS संशोधक होगा, इसको अभी शामिल नहीं किया गया है, ठीक है। संशोधक संधायन में कंफ्यूज मत होना ऑप्शंस में, ठीक है। अब आपको ध्यान देना इसमें कुछ चीज़ों पे कि सर्वेक्षण पोत बृहद परियोजना में लागत के आधार पर 80% से अधिक जो सामग्री प्रयुक्त होती है। तो यानी इसमें जो पूरा सामग्री इस्तेमाल हुआ है, सर्वेक्षण पोत जो परियोजना है किसी थ्रू बनाई जा रही है, ठीक है। इस परियोजना में 80% जो सामग्री है वो हमारी स्वदेशी सामग्री है, स्वदेशी सामग्री का इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। अब आता है INS निरूपक सेवा मुक्त। तो जो विशाखापट्टनम स्थित जो नौसैन्य पोतगाह है उसमें INS निरूपक को भारतीय नौसेना से सेवा मुक्त कर दिया गया है, रिटायर कर दिया गया है। एक सर्विस शिप था, ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट है, इसको रिटायर कर दिया गया है। तो बस ये पूछेगा INS निरूपक, बाकी कुछ इसमें इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक। अब आता है ऑटोनॉमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर, DRDO द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित ऑटोनॉमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर का सफल उड़ान हुआ, परीक्षण हुआ। DRDO द्वारा कर्नाटक के चित्रदुर्ग में स्थित एरोनॉटिक टेस्ट रेंज से इसका जो है टेस्टिंग किया गया, ठीक है। ये बातें हैं। INS इम्फाल भारतीय नौसेना में शामिल हुआ है।
तो मुंबई स्थित जो नौसैनिक पोतगाह है, इसमें एक समारोह में नौसैनिक पोत इम्फाल को नौसेना में शामिल किया गया। ठीक है, INS इम्फाल प्रोजेक्ट 15B के तहत तीसरा प्रोजेक्ट युद्धपोत है। तो INS इम्फाल पूछ सकता है, नौसेना में शामिल हुआ है तो इम्पॉर्टेंट है। प्रोजेक्ट 15B के तहत जो है बहुत सारे जो है यहाँ पे युद्धपोत बनाए जा रहे हैं, इसमें INS इम्फाल जो है वो शामिल हुआ, तीसरा जो है ये। ठीक है, तो प्रोजेक्ट 15B के तहत जो है 4 पोतों का विवरण हो रहा है। तो इसमें ध्यान देना, विशाखापट्टनम शामिल हो ही चुका है, मझगांव डाक शिप बिल्डर इसको बनाता है। तो 21 नवंबर को INS मोरमीगांव 18 दिसंबर को, INS इम्फाल 26 दिसंबर को, INS सूरत अभी होना बाकी है। ठीक है, इसको जो 15B प्रोजेक्ट है ना, इसमें ध्यान देना आपको कि इसके विशाखापट्टनम श्रेणी के विध्वंसक युद्धपोतों के नाम जानते हैं। ठीक है, इसका डिज़ाइन कौन किया है? तो वारशिप डिज़ाइन ब्यूरो द्वारा इसको डिज़ाइन किया गया है। प्रलय मिसाइल का सफल परीक्षण, तो DRDO ने प्रलय मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया उड़ीसा के तट पर APJ अब्दुल कलाम द्वीप पर। शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, ये ध्यान देना है। मोबाइल लॉन्चर से इसको लॉन्च कर सकते हैं। सतह पे हवा पर मार करने वाली ये जो है, सतह से सतह पर मार करने वाली ये मिसाइल है, इंपॉर्टेंट है। सतह से हवा मत लगा देना, सतह से सतह, सरफेस टू सरफेस। अब यहाँ से सवाल बनने की संभावनाएं जो है बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि आपको पता ही होगा, मैंने आपको बताया, दिखाया भी पेपर में कि सवाल जो है डिफेंस एक्सरसाइज से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो कहाँ हुआ है, कौन सा भागीदार देश है और युद्ध अभ्यास कौन सा है, ये इंपॉर्टेंट होता है। अज नजाह किसके बीच में हुआ? भारत और ओमान के बीच में हुआ, ओमान में। युद्ध अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच में हुआ, महाजन फील्ड रेंज राजस्थान में हुआ। ठीक है, मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका के बीच में हुआ, श्रीलंका में। मैत्री भारत और थाईलैंड के बीच में हुआ, थाईलैंड में। नोमैडिक एलिफेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, मंगोलिया में हुआ। ये कहाँ पे हुआ? जगह ध्यान देना, उमरोई मेघालय में, उमरोई मेघालय में हुआ। ठीक है, जिमेक्स भारत और जापान नाम से मालूम चल रहा है, जिमेक्स ये समुद्री अभ्यास है, ध्यान देना, समुद्री अभ्यास है ये। ठीक है, तो ये कहाँ पे हुआ? जापान में आयोजित हुआ। INS शिवालिक ने भाग लिया इसमें, INS शिवालिक ने। तर्कस, ये तर्कस किसके बीच में हुआ? भारत और अमेरिका के बीच में है क्या ये? तो ज्वाइंट जो है एक तरह से आतंकवाद विरोधी अभ्यास होता है, कोलकाता में हुआ है। ठीक है, शक्ति भारत और फ्रांस के बीच में हुआ, मिलिट्री एक्सरसाइज है, उमरई मेघालय में ही हुआ है। अब आता है अभ्यास डस्टलिक। अभ्यास डस्टलिक किसके बीच में? भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में सैन्य अभ्यास है। कहाँ पे हुआ? टर्मेज उज्बेकिस्तान में ही हुआ। सी डिफेंडर समुद्री सुरक्षा अभ्यास है, पोर्ट ब्लेयर में हुआ, भारत अमेरिका के बीच में। धर्म गार्जियन पूछा हुआ कई बार सवाल है, भारत और जापान के बीच में है, सैन्य अभ्यास से राजस्थान में हुआ, जो महाजन फील्ड है। समुद्र लक्ष्मण समुद्र लक्ष्मण भारत और मलेशिया के बीच में, बड़ा इंपॉर्टेंट है। समुद्र लक्ष्मण समुद्री अभ्यास है, विशाखापट्टनम में आयोजित हुआ। INS किल्टान ने इसमें भाग लिया। किसने लिया? INS किल्टान। कटलेस एक्सप्रेस, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखो आप, सवाल पूछा गया कि नहीं पूछा गया है। कटलेस एक्सप्रेस में नौसेना के किस जहाज ने भाग लिया था? सवाल ये पूछा गया, 2021 का क्वेश्चन है UPPCS का। ठीक है, तो सवाल यहाँ से बनते हैं। इस बार को आपको ध्यान देना है, कटलेस एक्सप्रेस ने, ये बहुराष्ट्रीय है, समुद्री अभ्यास है, और कहाँ पे हुआ? तो पोर्ट विक्टोरिया सेशेल्स में हुआ। INS तीर ने भाग लिया। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि जो भी INS भाग ले रहे हैं, याद रखना, किल्टान याद रखना, सवाल पूछा गया ना इस पर, कटलेस एक्सप्रेस में INS तीर ने भाग लिया। इसीलिए मैं जो करा रहा हूँ ना, सुबह से जो भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ आपको, बिल्कुल एकदम PYQ के आधार पे ही है, उससे अधिक नहीं पूछेगा, उसी में से पूछेगा। कई बार आपको पढ़ना पड़ेगा, एक बार में आपको याद नहीं होने वाला है, कम से कम 2 बार आप इसको 3 बार पढ़िएगा, फिर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिएगा, सवाल यहाँ से आपके हो जाएंगे। लेमेटिए भारत और सेशेल्स के बीच में हुआ, सैन्य अभ्यास है, सेशेल्स में हुआ। IMD ट्राइलैट 2024, ये त्रिपक्षीय है, मोजाम्बिक भारत और तंजानिया, मोजाम्बिक में हुआ। टाइगर ट्राइम्फ भारत अमेरिका के बीच में हुआ, ये मानवीय सहायता और आपदा के अभ्यास है, पूर्वी समुद्री तट पे हुआ। धर्म गार्जियन कहाँ पे हुआ? राजस्थान में हुआ, भारत जापान के बीच में है, सैन्य अभ्यास है। शांति प्रयास बड़ा इंपॉर्टेंट है, शांति प्रयास 4, ये बहुराष्ट्रीय, बहुत सारे देश इसमें भाग लेते हैं। नेपाल में हुआ, शांति स्थापना अभ्यास है, नाम से ही मालूम चल रहा। दोस्ती भारत मालदीव और श्रीलंका के बीच में हुआ, ये द्विपक्षीय है, भारत मालदीव श्रीलंका। ठीक है, अब ध्यान देना है, मालदीव में हुआ और कौन कौन से भाग लिया गया? तो IGS समर्थन और ICGS अभिनव, इनके द्वारा भाग लिया गया। बांग्लादेश इसमें पर्यवेक्षक के रूप में भाग ले रहा था।
सदा तनसिक, भारत और सऊदी अरब के बीच में सैन्य अभ्यास होता है, राजस्थान में हुआ। खंजर, भारत और किर्गिस्तान के बीच में होता है, विशेष अभ्यास होता है। ये कहाँ पे हुआ? बकलो, हिमाचल प्रदेश में। पूछा गया सवाल है, पिछली बार बहुत साल पहले पूछा गया था, किस जगह पे हुआ था। ठीक है, यूपीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का देखना आप, शायद 16 या 15 में पूछा गया है करंट अफेयर्स में। साइक्लोन, साइक्लोन जो है भारत और मिस्र के बीच में है, विशेष बल अभ्यास है, अंशास मिस्र में हुआ। डेजर्ट साइक्लोन, कन्फ्यूजन होगा यहाँ पे, साइक्लोन पूछेगा तो भारत मिस्र लगाना, डेजर्ट साइक्लोन पूछ दिया तो भारत यूएई लगाना। ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, राजस्थान में हुआ। डेजर्ट नाइट, डेजर्ट साइक्लोन, डेजर्ट नाइट का सब कन्फ्यूजन वाला है, कई बार आपको पढ़ना पड़ेगा, मैं बोल दे रहा हूँ आपको। ठीक है, भारत फ्रांस यूएई में हुआ। त्रिपक्षीय वायुसेना अभ्यास है। अब यहाँ पे ध्यान देना है, ये इसमें वायुसेना का जो सुखोई M30 MKI है, MiG-29 है, जगुआर है, C-130J है, इन सारे विमानों ने भाग लिया। अभ्यास अत्युत्थाया भारत और थाईलैंड के बीच में हुआ। प्रथम संस्करण था, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रथम संस्करण जो भी होते हैं सवाल पूछे जाते हैं। तो अभ्यास अयुत्थाया भारत थाईलैंड के बीच में, INS कुलिस ने इसमें भाग लिया। एक्स विनवेक्स भारत और वियतनाम के बीच में हुआ, हनोई वियतनाम में आयोजित हुआ। सूर्य किरण जो है आपका 17वां, तो आपको ध्यान देना है, भारत नेपाल के बीच में हुआ, पिथौरागढ़ उत्तराखंड में हुआ। इसके बाद आता है आपका आस्ट्रा हिंद, आस्ट्रा मतलब ऑस्ट्रेलिया, भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच में पर्थ में हुआ। काजिंद कजाकिस्तान, भारत और कजाकिस्तान ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, कजाकिस्तान में हुआ। बोंगो सागर भारत और बांग्लादेश में हुआ, चौथा संस्करण है। हरिमऊ शक्ति किसके बीच में हुआ? तो हरिमऊ शक्ति भारत और मलेशिया के बीच में हुआ। उमरोई छावनी वही मेघालय वाला। सिम्बेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है, भारत और सिंगापुर के बीच हुआ, नौसेना अभ्यास है। मालाबार अभ्यास, ये बहुराष्ट्रीय है जिसमें भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका लेते हैं भाग। समुद्री अभ्यास था। सवाल ये पूछा सकता है कि इसमें किसने किसने भाग लिया, तो INS कोलकाता, INS सह्याद्री इसने भाग लिया। ठीक है, और P8I जो है समुद्री गश्ती विमान था, मेजबान कौन था? ऑस्ट्रेलिया था। तो ये सैन्य अभ्यास थे। इस तरह आपने जो है साइंस एंड टेक का पूरा कंप्लीट कर लिया। 1.25 घंटे की वीडियोस थी, इसमें मैंने 1 घंटा 46 मिनट, इसमें मैंने लगभग सभी चीज़ों को मैंने कंप्लीट करा दिया है। कई बार आपको रिवीजन करना पड़ेगा, फैक्ट्स बहुत सारे हैं, सवाल मैंने आपको दिखाए थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कि सभी चीज़ें फैक्ट ही पूछ रहा है। और इस एक्सरसाइज को कम से कम 2 से 3 बार आपको खूब पढ़ना, अच्छे तरीके से रटना है। इसको रट जाओगे, आपको रटना ही पड़ेगा। खासकर कौन कौन आपको क्वेश्चन मैंने दिखाया है कि पिछले साल में क्वेश्चन पूछा कैसे गया है, तो सवाल यहाँ से बन रहे हैं, तो जो चीज़ें बनती हैं उसको आपको इग्नोर नहीं करना है। अब इसके बाद यूपी और बिहार स्पेशल की एक वीडियो आएगी, इसके बाद आपका जो है पूरा बड़े वाले जो करंट अफेयर्स हैं वो सभी खत्म हो जाएंगे, सिर्फ संक्षिप्त किया और खेल बचेंगे, जिसका मैं नोट्स बना के क्लास करा दूंगा। बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैगजीन परसों आपकी खत्म हो जाएगी। इसके बाद हम लोगों को सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। हम लोग कम से कम 1200 से 1500 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। उसके लिए मैं आपके लिए जो है किसी कोचिंग का है सेट, मैं उसको देख रहा हूँ। 1200 से 1500 कोचिंग क्वेश्चंस आप लोग लगा लेंगे, उससे बाहर करंट अफेयर्स नहीं जाएंगे। यानी 30 से 35 नंबर के जो करंट अफेयर्स आ रहे हैं उसको आपको एकदम अचीव कर लेना है 100%। 30 सवाल अगर आपने करंट अफेयर्स से कर लिए, 50 से 60 आपका जो है आपका PYQ होता है, वही रिपीटेड होता है थीम, तो आपका 90 तक आप इसी तरह आ जाएंगे। 10-5 क्वेश्चन एक्स्ट्रा आपने किए तो फिर आपको एकदम श्योर हो जाएंगे सिलेक्शन के लिए। ठीक है, तो आपको इस तरह से मेहनत करनी है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में से जो भी सवाल है गलत ना हो। करंट अफेयर आप एकदम बिल्कुल अच्छे से कर जाओ, आप ऐसे ही प्रीलिम्स निकाले जाओगे। ठीक है, तो अपना फीडबैक ज़रूर देना। धन्यवाद।